वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में हमारा रहेगा पार्ट 2 किसके रिगार्डिंग ईएमआई एंड एसी के रिगार्डिंग, जो कि चैप्टर नंबर 4 है हमारा जेके बुक्स में। क्लियर। सो देखिए इस वाली वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा। वन इज अल्टरनेटिंग करंट, देन डायरेक्ट करंट क्या होता है, देन एसी एंड डीसी के बीच डिफरेंस यहाँ पे, देन इक्वेशन ऑफ एसी, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, देन सर्किट एलिमेंट्स इन एसी। उसके बाद हम बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की, देन रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस हम आपका कवर करने हैं। बस आपको लेक्चर्स देखने एंड अपने नोट्स मेंटेन करने एंड यू विल स्कोर ईजिली। अच्छा स्कोर कर पाओगे, डिपेंड करेगा फिर आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। या फिर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हो। यू कैन ईजिली स्कोर ग्रेटर देन 90% यहाँ पे। अब देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसकी भी बात करेंगे। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी, डिराइव एंड एक्सप्रेशन, इस वाली वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा। देन इम्पीडेंस क्या होता है, कैलकुलेट इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ एलसीआर सर्किट, ये भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ये जो टॉपिक है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि पार्ट 3 रहेगा। एवरेज पावर, ट्रू पावर वगैरह, देन ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा होगा। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ये वाला टॉपिक भी आपको इसी वीडियो में कवर होगा। रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होती है, रिएक्टेंस, इंपीडेंस क्या होती है, एंड न्यूमेरिकल्स ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बार बार पूछे जाते हैं। इनको मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है। न्यूमेरिकल प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स के न्यूमेरिकल जितने भी आए हैं आपके जेके बुक्स में, उनको मैंने सेपरेट वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, उनको भी अच्छे से देखिएगा। क्लियर। नाउ बात करेंगे हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की। जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास होता है, अल्टरनेटिंग करंट सिंपली वो करंट हमारे पास होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है विद टाइम, एंड जो डायरेक्शन होती है दैट रिवर्सेस पीरियडिकली। क्लियर, दैट रिवर्सेस पीरियडिकली। क्लियर। अब देखिए अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, सो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पास है ये वो करंट हमारे पास है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है ऊपर नीचे। क्लियर। अच्छा, साथ ही में जो डायरेक्शन है इसमें, क्लियर, जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। क्लियर, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है बट पीरियडिकली, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं करंट की किसके साथ बात करूं, टाइम के साथ। क्लियर, करंट की यहाँ पे टाइम के साथ बात करूं, फॉर एग्जांपल ग्राफिकली यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। एक साइड से हम करंट को प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर, एक साइड से हम करंट को प्लॉट कर रहे हैं एंड इस साइड से हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, टाइम को प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर। सो जो हमारे पास एसी हमारे पास होता है, यानी कि प्योर एसी की अगर मैं बात करूँ, सो प्योर एसी आपको कुछ यूं दिखेगा। क्लियर, जो प्योर एसी है वो आपको कुछ यूं दिखेगा। क्लियर, साइन की फॉर्म में। क्लियर, ये करू आपको पता होगा ये किसका करू होता है, हमारे पास साइन का करू होता है, या फिर आपको ऐसे भी दिखेगा। क्लियर, आपको ऐसे भी दिखेगा कॉस की फॉर्म में। सो हो क्या रहा है, अगर आपने साइन एंड कॉस को मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा या फिर फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा इनके ग्राफ्स के रिगार्डिंग, तो होता क्या है यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है, ये जो साइकिल है इसका, ये अपने साइकिल को रिपीट कर रहा है एंड क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे जो वेव फॉर्म हो रही है, यहाँ पे वेव पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर, एंड फिर अपने आप को ये क्या करती है, कंटिन्यूसली रिपीट कर रही है। क्लियर। सो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को बेसिकली हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली विद टाइम। अच्छा, एंड डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। क्लियर, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अच्छा, अब अगर आपको ग्राफ कुछ यूं दिया जाए, अब अगर आपको ग्राफ कुछ यूं दिया जाए, आपको बोलेंगे क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, सो दिस इज़ नॉट एन एसी ग्राफ, यानी कि ये एक एसी हमारा नहीं है। क्लियर, इन ऑर्डर टू बी एसी, क्लियर, इन ऑर्डर टू बी एन एसी होना क्या चाहिए, जो हमारा ग्राफ है इट शुड अचीव जीरो वैल्यू, यानी कि जो ग्राफ है ये नीचे आ जाना चाहिए, यानी कि जीरो, इस लाइन जीरो लाइन को ये टच करना चाहिए था। क्लियर, देयरफॉर ये जो ग्राफ है दिस इज़ नॉट एन एसी, नॉट एन एसी, तो ये हमारे पास एसी नहीं है क्योंकि इट मस्ट पास जीरो वैल्यू। क्लियर, क्योंकि जीरो वैल्यू अगर ये पास होगा तभी डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर। सो अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव तभी हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। या फिर आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो अल्टरनेटिंग करंट के लिए ग्राफ,
ज़रूरी नहीं है कि साइन एंड कॉस की फॉर्म में होगा। आपका ग्राफ जो है वो कुछ यूँ भी हो सकता है, क्लियर। सो वो कुछ यूँ भी हो सकता है, या फिर आपका जो ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है, क्लियर। आपका जो ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इन ग्राफ्स का आप ध्यान रखेंगे, इन ग्राफ्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट, अब कुछ कंडीशन की अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड चेंज होता है एंड डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है पीरियडिकली। एम्पलीट्यूड जो होता है दैट इज़ कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं, देखिए ग्राफिकली अगेन आपको समझ में आएगा। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने ऑसिलेशन एंड वेव्स को अच्छे से पढ़ा होगा, लास्ट ईयर मैंने आपको 11th में क्रैश कोर्स कराया था, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमारा एम्पलीट्यूड है, ये वाला पॉइंट, क्लियर। ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट वेव का, क्लियर। यानी कि टॉप मोस्ट ये है, ये इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। देखिए इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, ये हमारी मीन पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। एंड मीन पोजीशन से वेव मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेस हो रही है, इसी को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। एंड क्लियरली आपको दिख रहा है कि एसी में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, क्लियर। अच्छा, साथ ही में एसी के लिए एक और कंडीशन हमारे पास, अल्टरनेटिव हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव। देखिए हाफ साइकिल हमारा पॉजिटिव बनता है एंड हाफ साइकिल हमारा नेगेटिव बनता है। एंड ये हमारा कंप्लीट वन साइकिल, क्लियर। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट वन साइकिल, ये हो गया हमारा कंप्लीट वन साइकिल। एंड इस कंप्लीट वन साइकिल में आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको हाफ करो, सो आपको एक साइड पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एक हाफ साइकिल आ रहा है पॉजिटिव में, एंड एक हाफ साइकिल आ रहा है किसमें? नेगेटिव में। सो अगर आपको ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तब आप बोलोगे कि जो हमारे पास करंट है वो किस टाइप की है? वो हमारे पास एसी टाइप की है, क्लियर। वो जो करंट हमारे पास है वो एसी टाइप की है, क्लियर। एंड कितना टाइम लग रहा है, क्लियर, एक वेव फॉर्म होने में, क्लियर, कितना टाइम लग रहा है, या फिर एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या हम बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये सब बेसिकली आपने ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ा होगा, क्लियर। अच्छा, एक और टर्म हम बार बार यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, क्लियर। एक और टर्म हम यहाँ पे बार बार यूज़ करेंगे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिंपली होता है कि कितनी वेव्स, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स फॉर्म होती है इन 1 सेकंड। एक सेकंड में हमारे पास कितनी वेव्स फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी किसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए इस टॉपिक में। देखिए ये मेरे पास है, एक वेव बनी, फिर एक और वेव बनी, फिर एक और वेव बनी, एंड यहाँ पे एक वेव बनी, फिर 2 वेव बनी, क्लियर। इतने ही टाइम है जितने ऊपर, फॉर एग्जांपल ऊपर का टाइम जो है ये भी 1 सेकंड है, एंड नीचे का जो टाइम है ये है 1 सेकंड, ये भी है 1 सेकंड मेरे पास, क्लियर। सो दोनों कंडीशंस में मैंने क्या किया है, दोनों कंडीशंस में मैंने टाइम सेम रखा है। बट आपको ऊपर दिख रहा होगा दिस इज़ 1 वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। सो 3 वेव्स यहाँ पे बनी। सो हम बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी हमारी है इट इज़ 3। अच्छा, नीचे यहाँ पे एक वेव बनी, ये दूसरी वेव बनी, देयरफॉर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमारी है इट इज़ 2। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। बेसिकली आप अपने 11th में पढ़े होंगे, बट जो ग्राफ्स हैं मैंने यहाँ पे ड्रा किए एसी के लिए, इनको आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। अच्छा, नाउ बात करेंगे यहाँ पे हम डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें, ये हमारे पास वो करंट होती है जिसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है विद टाइम। यानी कि इसमें जो हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारे पास है वो दोनों क्या रहते हैं? कांस्टेंट विद टाइम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हमारा करंट जा रही है एंड यहाँ से हमारा टाइम पीरियड है, देयरफॉर जो हमारा ग्राफ बनेगा किसके लिए? डीसी के लिए, वो कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर। यानी कि जो करंट है क्लियरली आपको दिख रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड एंड साथ ही में डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रह रहे हैं विद टाइम। सो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या हम बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, सिंपल भाषा में, क्लियर। एंड यू ऑल नो दैट जो करंट हमारे पास होती है दैट इज़ चार्ज अपॉन टाइम। करंट की फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज़ चार्ज अपॉन टाइम। सो यहाँ पे आप लगाओगे IDC, ऊपर लगाओगे आप IAC, क्लियर, सिंपल भाषा में। सो दिस इज डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। नाउ इनके बीच यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए अल्टरनेटिंग करंट आपने देखी होगी, जो करंट आपके घर में आती है, कहाँ से? जो हमारा
पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन से करंट आती हैं, जो हमारे पास पोल्स वगैरह लगे हुए होते हैं वायर्स, फिर उनसे किधर आती है, हमारे ट्रांसफार्मर में आती है, एंड इस ट्रांसफार्मर से किधर, आपके होम में आती है। क्लियर, डायरेक्ट जो करंट है वो आपके होम में आती है। यानी कि पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास एक रिसीविंग स्टेशन होता है, या फिर आपका ये स्टेशन होता है हमारे पास जहाँ से बिजली आती है। क्लियर, सो यहाँ से एसी जाएगा, किधर जाएगा, फिर ट्रांसफार्मर में जाएगा। ट्रांसफार्मर हमारे पास दो टाइप के होते हैं जनरली, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, उनकी हम आगे बात करेंगे। फिर यहाँ से वायर्स अगेन कनेक्टेड होंगी, वो आपके घर के साथ कनेक्टेड होंगी, एंड यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है बेसिकली यही हमारे पास कौन सी करंट होती है, यही हमारे पास एसी करंट होती है। क्लियर, अच्छा अगर मैं डीसी करंट की बात करूँ, डीसी करंट आपने कहाँ पे देखी होगी, एक बैटरी। क्लियर, एक बैटरी आपने देखी होगी, ये वाली बैटरी या फिर वो बैटरी जो हम किसके साथ, सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो आपने देखी होगी बैटरी या फिर सोलर सेल। क्लियर, बैटरी और सोलर सेल का कॉम्बिनेशन वो हमारे पास होता है क्या, डायरेक्ट करंट। उसमें जो करंट हमारे पास आती है डायरेक्ट करंट। अच्छा, इसमें जो शॉक लगता है, शॉक लगता है इसमें, क्लियर, बट हमको फील नहीं होता है। बेसिकली जो शॉक लगता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं डीसी करंट से शॉक नहीं लगता है। बट एसी करंट जानलेवा होता है, जिसको भी शॉक लगता है स्पेशली 1-2 सेकंड के लिए, उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। क्लियर, सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। नाउ अगर हम डिफरेंस की बात करें एसी एंड डीसी, देखिए एसी जो हमारे पास होता है इट इज सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। उस हिसाब से सेफ नहीं है कि आप टच करोगे, सेफ किस हिसाब से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। यानी कि आप देखिए आपका रिसीविंग स्टेशन जहाँ पे आप हो अभी अपने घर में, आपका रिसीविंग स्टेशन एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर दूर होगा, या फिर कहीं का 10 किलोमीटर भी दूर होता है। फिर वहाँ से बिजली आती है, करंट आती है, किधर आती है, आपके ट्रांसफार्मर में आती है, फिर ट्रांसफार्मर से होकर आपके घर में आती है। क्लियर, सो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हमारा एसी बेस्ट है। अच्छा, डीसी जो हमारे पास है इट कैन नॉट ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर, जैसे सोलर पैनल आपने लगाया होगा या फिर कुछ और, आप खाली अपने घर, आप पूरे गांव को इजीली सप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर, अच्छा एक बैटरी से। अच्छा देन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए इट इज़ डिफरेंट, एंड इंडिया की अगर हम बात करें अभी के लिए 50 हर्ट्ज़ हमारा फ्रीक्वेंसी है किसका, एसी का। क्लियर, 50 हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स फॉर्म होती हैं, 50 वेव्स। अच्छा, डीसी की अगर बात करें, डीसी में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देखने को मिलेगी, इट हैज़ 0 फ्रीक्वेंसी। देन अगर हम एसी की बात करें, दिस इज़ मेन थिंग यहाँ पे देखिए, एसी के लिए अभी हमने देखा ग्राफ यूँ जाता है हमारे पास, ग्राफ यूँ जाता है हमारे पास, एंड यहाँ पे मैं आपको एक वायर के थ्रू भी समझाऊंगा। ये हमारे पास है वायर। जब हमारा जो ग्राफ है, देखिए ध्यान से देखिए, जब हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जाता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे की ओर मूवमेंट करते हैं। क्लियर, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे की ओर मूव करते हैं। क्लियर, अच्छा जब हमारा ग्राफ नीचे जाता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पीछे की ओर मूव करते हैं। सो होता क्या है अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। क्लियर, सो ऐसे मूवमेंट होती है किनकी, इलेक्ट्रॉन्स की। बट डीसी करंट में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस टर्मिनल में जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे। बट एसी में ऐसे नहीं होता है। क्लियर, एसी में मैंने आपको दिखाया एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक अल्टरनेटिव हाफ साइकिल एंड हाफ पॉजिटिव साइकिल एंड हाफ नेगेटिव साइकिल होता है। इसके कारण जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आ रहा है सो इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर जा रहे हैं, जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल में ये जाता है सो इलेक्ट्रॉन्स पीछे की ओर मूवमेंट करते हैं। सो इस कारण से हमारे पास एसी आता है, एंड इस टाइप से हमारे पास डीसी आता है। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, कहाँ पे, डीसी में। सो ये डिफरेंस आपको याद रखनी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इक्वेशन ऑफ एसी। इक्वेशन ऑफ एसी की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होती है, सिंपल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ एसी में जाने से पहले आपको 3 चीज़ें यहाँ पे जाननी होगी। एक हमारे पास है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। देन हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस पर पूछी जाती है। देन आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इस पर भी डेरिवेशन पूछी जाती है। देन फॉर्म फैक्टर हमारे पास क्या होता है। सो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है। क्लियर, ये 4 चीज़ें आपको इक्वेशंस में जाननी है, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, जो हमारे पास एसी की इक्वेशन होती है, बेसिकली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइन या फिर कॉस की फॉर्म में आपको मिलेगा। बट बिफोर दैट यू शुड नो ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस। देखिए ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आगे जाकर डेरिवेशन में यूज़ होगा।
देखिए ये हमारे पास है साइन थीटा या फिर साइन एक्स, एंड ये हमारे पास है कॉस एक्स। दोनों के ग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हमारे पास साइन का ग्राफ ओरिजिन से जाता है, क्लियर, यहाँ तक इसको देखते हैं। अच्छा, देन हमारे पास ये हमारे पास कॉस का ग्राफ बनता है, क्लियर, ये हमारे पास कॉस का ग्राफ बनता है। अब अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ यहाँ पे, देखिए टाइम पीरियड के साथ मैं यहाँ पे टाइम के वैल्यूज़ भी आपको बोलूँगा एंड साथ ही में एंगल के, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो टाइम होता है इट इज़ ज़ीरो, यहाँ से टाइम को हम लेंगे ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम होता है इट इज़ T/4, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक जो टाइम हमारे पास होता है इट इज़ T/2, यानी कि हाफ साइकिल। अच्छा, देन यहाँ पे जो टाइम हमारे पास होता है इट इज़ 3T/4। बेसिकली ऑसिलेशन में आपने ये सब पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे जब हमारी एक कंप्लीट वेव फॉर्म होती है, यहाँ पे हमारा जो टाइम होता है इट इज़ टी, यहाँ पे क्लियर, इट इज़ टी यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे कितना टाइम कॉस में T/4, यहाँ पे कितना T/2, एंड यहाँ पे कितना 3T/4, एंड यहाँ पे जो टाइम हमारा होगा दिस विल बी टी। ये है साइन एंड कॉस में। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूँ या फिर वैल्यूज़ की बात करूँ, क्लियर, या फिर वैल्यूज़ की बात करूँ, जो यहाँ पे हमारा वैल्यू होता है थीटा का दैट इज़ ज़ीरो, एंड यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है इट इज़ π/2। ये आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। एंड यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होता है इट इज़ पाई। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है इट इज़ 3π/2, क्लियर, यानी कि 270 डिग्री। एंड यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है इट इज़ 2π, क्लियर, 2π। सो देखिए जीरो एट 0 डिग्री साइन हमारा ज़ीरो, एट π/2 साइन कितना +1, एट π/2 साइन हमारा कितना +1 में। अच्छा, देन साइन पाई कितना ज़ीरो। अच्छा, कॉस 3π/2 कितना -1। सिमिलरली साइन 2π कितना ज़ीरो, क्लियर। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये है प्लस वैल्यू यहाँ पे कॉस के लिए, एंड ये है माइनस वैल्यू यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, साइन ज़ीरो कितना +1। अच्छा, साइन π/2 ये कॉस की मैं बात कर रहा हूँ, कॉस ज़ीरो कितना +1, कॉस π/2 कितना ज़ीरो, कॉस पाई -1, देन कॉस 3π/2 ज़ीरो, देन कॉस 2π +1। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। ये चीज़ें आगे हमको हेल्प करेंगी। नाउ बात करेंगे इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट होती है, करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट इट इज़ गिवन बाय, क्लियर, आई हमारे पास होता है किसके बराबर, I0 साइन ओमेगा टी। आई हमारे पास होता है I0 साइन ओमेगा टी, एंड ये हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस करंट, क्लियर। अब देखिए अगर मैं ग्राफिकली इसको ड्रा करूँ, यहाँ पे ये है ग्राफिकल फॉर्म में, अच्छे से आप बनाएंगे। साइन का ग्राफ आपको बनाना है। सो ये है साइन का करूँ हमारे पास। अच्छा, इस एक्सिस पे हमारा करंट यहाँ पे, एंड इस एक्सिस पे हमारा टाइम यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे टाइम हमारा। अब जो I0 है यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियर। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे विथ जो हमारे पास ऑसिलेशन में इक्वेशंस हमारे पास होती थी, x इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी या फिर A साइन ओमेगा टी, ए जो हमारे पास होता था वो होता था एम्पलीट्यूड। देयरफॉर जो हमारे पास I0 है यहाँ पे दिस इज एम्पलीट्यूड, ये क्या हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एंड यू ऑल नो दैट, अभी मैंने आपको सिखाया कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। सो ये हमारे पास जो वैल्यू है इसी को मैं बोलूँगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या है I0। सिमिलरली ये वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वैल्यू भी मेरे पास I0 है, क्लियर, ये वैल्यू भी मेरे पास I0 है। देयरफॉर ये हमारा एम्पलीट्यूड है, या फिर मैं लिखूँगा जो I0 है हमारा, I0 इज मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसी को हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसी को हम बोलते हैं पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आ रहा होगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, ये हमारा एम्पलीट्यूड, क्लियर, ये हमारा एम्पलीट्यूड, देखिए ये मैंने आपको समझाया, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ पे I0 जो है इट इज़ पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसका आप ध्यान रखोगे, या फिर इसी को हम बोलेंगे और एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। बस आप अपने नोट्स बनाते जाओ, क्लियर, आप अपने नोट्स बनाते जाओ। अच्छा, इस इक्वेशन में जो ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
या फिर एंगुलर वेलोसिटी, इसमें एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड यू ऑल नो दैट जो ओमेगा का वैल्यू होता है, क्लियर, ओमेगा का वैल्यू होता है, क्योंकि थीटा हमारे पास, अगर हम थीटा की बात करें, थीटा हमारे पास होता है ओमेगा इंटू टी, देयरफॉर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड टी मैं लिख पाऊंगा थीटा अपॉन टी, क्लियर, थीटा अपॉन टी। या फिर हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी के बराबर भी, जिसका हम आगे जाकर यूज़ करेंगे, क्लियर। सो दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन, क्लियर। यहाँ पे किसके लिए, ए सी के लिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप कॉस में भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये भी हमारे पास इक्वेशन होती है। सिमिलरली फॉर वोल्टेज, सिमिलरली फॉर वोल्टेज, फॉर वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, क्लियर, आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड पीक वोल्टेज जो होगी दिस विल बी वी नॉट, वी नॉट क्या होगी उस कंडीशन में, पीक वोल्टेज। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन जो आपको याद रखनी है फिलहाल, क्लियर। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, जो भी इक्वेशन मैं दिखा रहा हूँ, क्लियर। नाउ नाउ बात करेंगे हम मीन और एवरेज वैल्यू की, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, मीन और एवरेज वैल्यू की या फिर आरएमएस वैल्यू की, क्लियर। अच्छा, मीन और एवरेज वैल्यू, क्लियर, मीन और एवरेज वैल्यू। सो देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट और वोल्टेज दैट गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज गिवन बाय एक्चुअल एसी इन सेम गिवन टाइम इंटरवल, क्लियर, इन सेम गिवन टाइम इंटरवल, क्लियर। सो ये वो वैल्यू होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट या वोल्टेज का, जो कि हमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देती है एज दैट गिवन बाय हमारे पास जो एक्चुअल एसी होता है इन सेम टाइम। नाउ देखिए, डेरिवेशन आपको कैसे करनी है, डेरिवेशन आपको पहले ऐसे लिखना है, पार्ट 1 यहाँ पे फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल मीनिंग यहाँ पे ग्राफ आप बनाएंगे। अगर हमारा एसी कुछ यूं है, क्लियर, यहाँ पे हमारा टाइम कितना, ज़ीरो, क्योंकि इस एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं, एंड इस पॉइंट पे हमारा जो टाइम है इट इज़ टी, सो वी आर गोइंग ज़ीरो टू टी। ये हमारे पास यहाँ पे कितना, ज़ीरो, एंड यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास है टी, क्लियर, ज़ीरो टू टी। अच्छा, अगर हम ज़ीरो टू टी जा रहे हैं, इसका मतलब है ये एक फुल साइकिल हमारे पास है एसी का, ये एक फुल साइकिल है हमारे पास, क्लियर, ये हमारे पास एक फुल साइकिल है। नाउ फॉर फुल साइकिल वी नो दैट जो हमारे पास आई होता है इट इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। अच्छा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1, क्लियर। अच्छा, नाउ वी नो दैट जो करंट हमारे पास होता है डेट इज चार्ज या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, क्लियर, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, क्लियर, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दिस इज इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कंपेयरिंग, अब आप लिखोगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, आई कैन राइट इन दो इक्वेशंस को मैं इक्वल करूंगा, देयरफॉर आई कैन राइट हियर जो हमारे पास डी क्यू बाई टी दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो आई विल राइट जो मेरे पास डी क्यू अपॉन टी है इट इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और अगर मैं यहाँ से डी क्यू निकालूँ, डी क्यू क्या बनेगा, ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में हमारे पास डी टी, इंटू में हमारे पास डी टी, क्लियर, ये हमारे पास है स्मॉल चार्ज, क्लियर, ये हमारे पास है स्मॉल चार्ज। नाउ अगर मैं यहाँ पे टोटल चार्ज निकालूँ, यू ऑल नो दैट हमेशा हमें क्या करनी होती है, हमेशा हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, क्लियर, हमेशा हमें क्या करनी होती है, इंटीग्रेशन करनी होती है। नाउ आई विल राइट जो हमारे पास टोटल चार्ज क्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू, क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू। अच्छे से जो भी मैं लिखा रहा हूँ आप भी साथ साथ में आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो, फिर आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, क्लियर। नाउ इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हमारा फुल साइकिल है, देखिए फुल साइकिल है, देयरफॉर इंटीग्रेशन विल बी 0 टू कैपिटल टी, क्लियर, 0 टू कैपिटल टी, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे, क्लियर, हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, देयरफॉर जो इंटीग्रेशन होगी हमारी, ये हमारी होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू
कैपिटल टी, यानी कि फुल साइकिल के लिए हम देख रहे हैं। एंड अंदर हमारे पास डी क्यू किसके बराबर, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, क्लियर, डी टी। अब आई नॉट जो हमारे पास है पीक वैल्यू, ये क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, कांस्टेंट। ऑलरेडी हमने देखा कि एसी में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ कांस्टेंट, यानी कि आई नॉट जो हमारे पास है इट इज़ कांस्टेंट। इसको बाहर निकालिए, सो यहाँ से क्या बचा, 0 टू टी इंटीग्रल, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी डी टी, क्लियर, साइन ओमेगा टी। सो आपको इंटीग्रेशन करनी है साइन की, क्लियर, आपको इंटीग्रेशन करनी है साइन की। नाउ देखिए साइन की जो इंटीग्रेशन हमारे पास होती है इट इज़ माइनस कॉस। नाउ अलग से मैं आपको समझाऊंगा, पहले कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। अगर हम इंटीग्रेशन करें साइन ओमेगा टी की, अगर हम इंटीग्रेशन करें साइन ओमेगा टी की, सो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, सो इट विल कम आउट टू बी माइनस कॉस ओमेगा टी। एंड साथ ही में जो एंगल है यहाँ पे एंगल ओमेगा टी, इसकी भी इंटीग्रेशन करनी होगी, दैट विल कम आउट टू बी 1/ओमेगा। सो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे इट विल कम आउट टू बी आई नॉट, यहाँ पे साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको समझाया, कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई यहाँ पे ओमेगा, क्लियर। जैसे डिफरेंशिएशन में हम इंटरनल डिफरेंशिएशन करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरनल इंटीग्रेशन। सो कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी, इस स्टेज का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। नाउ देखिए, नाउ अगर मैं फर्दर बात करूँ, जो ओमेगा है इसको बाहर निकालेंगे हम, सो ये हमें बनेगा आई नॉट अपॉन में ओमेगा, अंदर हमारा क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, क्लियर, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्लियर, माइनस कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी, क्लियर, 0 टू टी। नाउ अब लिमिट्स का वैल्यू पुट करते हैं, क्लियर, अब लिमिट्स का वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहाँ से जब आप टी को पुट करोगे स्मॉल टी की जगह, सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी कैपिटल टी, यानी कि ऊपर वाली लिमिट आपने पुट की, देन फार्मूला का माइनस, क्लियर, देन फार्मूला का माइनस, देन ऑलरेडी हमारे पास कॉस किसमें है, माइनस में, माइनस कॉस ओमेगा 0, क्लियर, कॉस ओमेगा इंटू 0, या फिर ये बनेगा कॉस 0 ही, क्लियर, ये क्या बनेगा, कॉस 0, क्लियर, ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉस 0, कॉस 0। नाउ देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई नॉट अपॉन में ओमेगा, क्लियर, आई नॉट अपॉन में ओमेगा, माइनस यहाँ पे कॉस, माइनस यहाँ पे कॉस, अच्छा ओमेगा, ओमेगा ऑलरेडी मैंने आपको बोला इसका वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ, 2 पाई टी भी। सो ये है 2 पाई टी इंटू में ओमेगा की जगह मैंने क्या लिखा, इस ओमेगा की जगह ध्यान से देखिए, इस ओमेगा की जगह मैंने क्या लिखा, 2 पाई/टी इंटू टी, देन यहाँ पे माइनस एंड माइनस हमारे पास, माइनस एंड माइनस हमारे पास क्या बना, प्लस, ये बना कॉस 0, क्लियर, कॉस 0। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करते हैं, टी और टी गया, टी और टी गया, सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा फिलहाल आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर हमारे पास बचा माइनस कॉस 2 पाई प्लस यहाँ पे कॉस 0, कॉस 0। अब देखिए अभी जो मैंने आपको ग्राफ समझाया था, क्लियर, सो इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए, इसको आप नोट डाउन करिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। नाउ टोटल चार्ज से ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ बात करेंगे आगे, सो माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0, माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0। देखिए कॉस का ग्राफ अगर हम देखेंगे, कॉस का ग्राफ, जो हमारे पास कॉस का ग्राफ होता है वो कुछ यूँ आता है हमारे पास, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, कॉस का ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ आता है, एंड यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है इट इज़ +1, एंड यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है इट इज़ -1, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है इट इज़ 0, एंड यहाँ पे एंगल का भी वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे 0, क्लियर। अच्छा यहाँ पे कितना होता है एंगल का वैल्यू, यहाँ से ऊपर से मैं लिखूँगा, ये होता है π/2। अच्छा यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू कितना एंगल का, पाई, देन यहाँ पे जो वैल्यू होता है इट इज़ 3π/2, देन यहाँ पे जो वैल्यू होता है इट इज़ कितना, पाई, क्लियर, इट इज़ कितना, पाई, समझ में आ रहा होगा आपको। सो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे
जो कॉस हमारे पास होता है, कॉस क्या क्या हमारे पास है, 2 पाई और 0। देखिए कॉस जीरो की अगर मैं बात करूं, कॉस जीरो कितना, जीरो पे वैल्यू हमारा कितना 1, सो कॉस जीरो हमारे पास होता है +1। अच्छा कॉस पाई, अच्छा पहले देखिए कॉस पाई, सो कॉस पाई भी हमारे पास कितना +1, यहाँ से वैल्यू कितना +1, सो कॉस पाई भी हमारे पास कितना +1। सिमिलरली अगर कॉस पाई है +1, देयरफॉर कॉस 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या फिर n पाई जो हमारे पास होगा इट विल बी +1। कोई भी पाई का मल्टीपल, n पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, कॉस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई क्या होगा +1। सो यहाँ पे दोनों क्या बने +1। सो आई विल राइट हियर आई नॉट अपॉन ओमेगा, क्लियर, माइनस यहीं कॉस 2 पाई हमारे पास क्या है +1, देन प्लस यहाँ पे कॉस जीरो, क्लियर, कॉस जीरो हमारे पास कितना +1, क्लियर +1। नाउ देखिए ये बचा आई नॉट अपॉन ओमेगा, यहाँ पे हमारा -1 +1, क्लियर -1, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी था किसका, यहाँ पे ये वाला माइनस जो मैंने यहाँ पे लिया है, दिस इज ये वाला माइनस, समझ में आ रहा होगा आपको। देयरफॉर -1 एंड +1 कितना 0, सो ये होल टर्म क्या बनेगी 0 यहाँ पे। देयरफॉर जो हमारे पास चार्ज निकल के आई वो कितनी निकल के आई, वो 0 निकल के आई, समझ में आ रहा होगा, जो टोटल चार्ज हमने निकाली यहाँ पे, क्लियर। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसका, एक ये वाले का, कॉस के वैल्यूज़ का, क्लियर। सिमिलरली अभी साइन के वैल्यूज़ भी हमें हेल्प करेंगे आगे। सो ये हमारे पास फिलहाल निकली क्या, चार्ज, हमें निकालनी है करंट। नाउ एवरेज करंट हम निकाल रहे हैं, देयरफॉर एवरेज करंट, जो हमारे पास एवरेज करंट होगी, क्लियर। अब हमें निकालना है IDC, दैट विल बी इक्वल टू, वो क्या होगा हमारे पास Q/T। अच्छा टाइम, जो हमारे पास टाइम स्मॉल t है, ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, फुल साइकिल के लिए। देयरफॉर आई विल राइट इट एज Q/T। बट हमने अभी देखा, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 हमने ऑलरेडी लिया है, इसको आप नाम दीजिए 3। सो Q फ्रॉम इक्वेशन 3 आप लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो यहाँ पे ऊपर मैंने ली, या फिर ऐसे 3। अच्छा Q हमारे पास कितना आया 0, अगर Q हमारे पास 0 आया, सो IDC जो हमारे पास होगा वो कितना होगा 0। देयरफॉर आई कैन से जो आई एवरेज हमारे पास होगा फुल साइकिल के लिए वो कितना होगा 0 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज निकालूं, जो V एवरेज होगा हमारे पास फुल साइकिल के लिए वो भी कितना होगा, वो भी 0 होगा हमारे पास, क्लियर, समझ में आया होगा। सो हो गई एक डेरिवेशन। सो इस टाइप से हमने डेरिवेशन की फुल साइकिल के लिए। आई को लिया पहले I0 sin ओमेगा टी, फिर आई को लिया dQ/dt, फिर कंपेयर किया 1 और 2 को, यहाँ से dQ/dt निकला I0 sin ओमेगा टी, फिर dQ निकला I0 sin ओमेगा टी dt, फिर टोटल चार्ज हमने निकाली। इसमें Q हमें निकालना था इंटीग्रल dQ, कहाँ से इंटीग्रेशन 0 to t, क्योंकि फुल साइकिल के लिए I0 sin ओमेगा टी, I0 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाला, साइन की इंटीग्रेशन की, साइन ओमेगा टी की, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, फिर यहाँ से ओमेगा बाहर निकाला, यहाँ पे बचा माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट कहाँ से 0 to t तक, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट किए अपर लिमिट के, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे ये जो मैंने 2 पाई/t लिया ना, ये ध्यान में रखना, ये है ओमेगा हमारे पास होता है कितना 2 पाई/t, बस वही वैल्यू है, क्लियर। देन cos 2 पाई, cos 2 पाई हमारे पास कितना +1, cos 0 भी +1, बट यहाँ पे था माइनस cos 2 पाई, इसलिए -1 एंड +1 कितना बना 0, एंड यहाँ पे हमारे पास आई एवरेज निकल के आया कितना 0, समझ में आया होगा, क्लियर। नाउ हाफ साइकिल, दूसरा पार्ट इसका, ये खाली एक पार्ट था, आपसे कोई भी पूछ सकता है। नाउ हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, हाफ साइकिल मतलब ग्राफ बनाइए, ये हमारे पास है ग्राफ, क्लियर। यहाँ तक कितना हमारे पास टाइम t था, अच्छा कैपिटल T, अब यहाँ से टाइम 0, यहाँ पे यहाँ तक हमें जाना है, यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। अब जो टाइम पीरियड है स्मॉल t, इट इज़ इक्वल टू T/2, कितना T/2, पहले हमने फुल साइकिल के लिए देखा। नाउ इंटीग्रेशन इस बार करनी होगी 0 to T/2, देयरफॉर अगेन हम ऐसे लिखेंगे
आई जो हमारे पास होता है इट इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 आई लिखिए। अच्छा यहाँ पे ए सी वाला कितना हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी। दिस इज इक्वेशन 2। कंपेयर करिए 1 एंड 2 को, वही ऊपर वाला फंडा कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करोगे आप लिखोगे डी क्यू अपॉन डी टी हमारे पास कितना, डी क्यू अपॉन डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से निकालिए किसको, आपको कुछ भी पूछ सकता है, फुल साइकिल के लिए हाफ साइकिल के लिए भी। डी क्यू निकालिए, डी क्यू निकलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अच्छा नाउ टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए अभी हमने देखा क्या करनी पड़ी थी, इंटीग्रेशन। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू। अच्छा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करनी है अब 0 to t/2, बस यहीं पे चेंज है अब। क्लियर, अंदर वही सब कुछ आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर, इंटू डी टी यहाँ पे। अब देखिए करिए वही आई नॉट बाहर, अंदर क्या बचा 0 to t/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे आई नॉट बाहर निकाला यार, अंदर क्या बचा साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर, साइन ओमेगा टी डी टी। अगेन वी नो दैट साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन अभी हमने देखी थी, वो थी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अच्छा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 to t/2, 0 to t/2। नाउ ओमेगा को बाहर निकालिए, जो डिवाइड में ओमेगा है उसको बाहर निकालिए, आई नॉट बाई ओमेगा। अच्छा यहाँ पे पुट करिए माइनस कॉस, अच्छा माइनस कॉस ओमेगा, चलिए पहले ओमेगा को ऐसे रखते हैं, इनटू स्मॉल टी की जगह मुझे पुट करना है कैपिटल t/2 को, माइनस यहाँ पे फार्मूला का, देन माइनस यहाँ पे कॉस 0, माइनस यहाँ पे कॉस 0, क्योंकि वो सब चीज़ें 0 बनेंगी। समझ में आया होगा। अच्छा नाउ थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आई नॉट अपॉन ओमेगा। अगर आपने पहली डेरिवेशन समझी, दिस इज ईजी, ये आपके लिए ईजी बनेगी। इसको मैं लिखूंगा माइनस कॉस, अच्छा ओमेगा की जगह 2π/t, 2π/t इंटू t/2, माइनस एंड माइनस प्लस बना, ये बना कॉस 0, कॉस 0। नाउ देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, t और t गया, 2 और 2 गया। क्लियर, t और t गया, 2 और 2 गया। क्लियर, नाउ देखिए आई नॉट अपॉन ओमेगा। क्लियर, आई नॉट अपॉन ओमेगा, यहाँ से हमारा क्या बचा माइनस कॉस पाई, प्लस यहाँ पे कॉस 0। क्लियर, प्लस यहाँ पे कॉस 0। नाउ अगर हम कॉस पाई पे आए, क्लियर कॉस पाई पे आए, वापस आएंगे कॉस पाई, कॉस का ग्राफ मैंने आपको कहाँ पे समझाया था, यहाँ पे कॉस पाई कॉस, अच्छा कॉस पाई ये है -1, कॉस पाई यहाँ पे इसको रब करिएगा, कॉस पाई कॉस 2π। अच्छा ये था हमारे पास, ये है 2π, सॉरी यार यहाँ पे आएगा 2π। क्लियर, ये है 2π, क्योंकि 0 π/2 पाई, पहले हमारे पास वैल्यू आता है 0, फिर π/2, फिर हमारे पास वैल्यू आता है पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। मे भी किसी बच्चे ने किया होगा खुद से। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हैं 2π, 3π, 4π। यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट का वैल्यू होता है इट इज़ +1। बट अगर आप यहाँ पे कॉस 2π 4π पे, सॉरी एक तो बनेगा कॉस 2π, देखिए कॉस 2π 4π 6π 8π, इन पे जो कॉस का वैल्यू है वो बनेगा +1, वो बनेगा +1। यहाँ पे क्या बनेगा +1। बट जो हमारे पास कॉस पाई है, कॉस पाई, क्लियर कॉस पाई, इस पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो हमारे पास वैल्यू बन रहा है इट इज़ -1। कॉस पाई पे हमारे पास जो वैल्यू बन रहा है इट इज़ -1। क्लियर, कॉस पाई पे हमारा वैल्यू जो बन रहा है इट इज़ -1। देयरफॉर अगर पाई हमारे पास होगा 3π 5π, इन पे जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1। एक बार फिर से समझाते हैं आपको, मे बी आप कंफ्यूज हुए होंगे, सॉरी फॉर दिस, होता है कभी कभी। देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू दिस इज़ 0, एंड ये वाला वैल्यू जो हमारे पास है दिस इज़ π/2, एंड ये वाला वैल्यू जो है इट इज़ पाई अगेन
ये हमारे पास क्या है पाई, एंड ये जो वैल्यू हमारे पास है दिस इज़ 3 पाई/2, ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू इसको आप बोलिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 पाई। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कॉस ज़ीरो कितना, कॉस ज़ीरो +1, क्लियर, कॉस ज़ीरो +1, अच्छा कॉस पाई/2 यानी कि 90 कितना 0, अच्छा देन कॉस पाई यानी कि 180 वो कितना -1, यहाँ से देखिए -1, देन कॉस 3 पाई/2, कॉस 3 पाई/2 कितना 0, क्लियरली आपको दिख रहा है कॉस 3 पाई/2 0। नाउ कॉस 2 पाई कितना हमारा +1। सो सॉरी फॉर दैट, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था इसको रब करिएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था इसको रब करिएगा एंड इसको याद रखिएगा, क्लियर, इसको आप याद रखिएगा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर। नाउ इन्हीं वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे पुट करना है, क्लियर, इन्हीं वैल्यूज़ को हमें नीचे आकर पुट करना है। यहाँ पे आइए, डेरिवेशन ऊपर वाली बिल्कुल ठीक है, बस यही आप चेंज करिए, बाकी कुछ नहीं है। नाउ -cos π, क्लियर, -cos π। सो अभी हमने देखा -cos π कितना हमारे पास, यानी कि cos π हमारे पास होता है -1, सो I0/ω, I0/ω यहाँ पे माइनस, देन cos π अभी हमने देखा किसके बराबर, -1 के बराबर, सो ये है -1 प्लस cos 0 ऑलरेडी किसके बराबर था, 1 के बराबर, 1 के बराबर। सो दिस इज I0/ω, माइनस एंड माइनस कितना बना प्लस, ये 1 एंड 1 यहाँ पे बना, देयरफॉर ये कितना बनेगा हमारा 2I0/ω, क्लियर, 2I0/ω। सो ये हमारे पास चार्ज निकली, इसको आप नाम दोगे, चलिए इसको कुछ भी नाम दीजिए, जो जैसा हमने वहाँ पे दिया था इक्वेशन 3 इसको बोलिए, क्लियर, Q = 2I0/ω। अच्छा नाउ वी हैव जो I हमारे पास है, क्लियर, I की डेफिनेशन नाउ DC के लिए Q/t, बट अब इस टाइम जो हमारे पास टाइम पीरियड है इट इज़ कहाँ तक हम देख रहे हैं, हाफ साइकिल तक, देयरफॉर इट विल बी T/2, एंड Q का वैल्यू अभी हमने निकाला 2I/2, क्लियर, 2I0/ω डिवाइड बाई T/2, 2I0/ω डिवाइड बाई T/2, इतना हमने निकाला 2I0/ω Q का वैल्यू एंड स्मॉल t का वैल्यू कितना इसमें पुट किया मैंने T/2, क्लियर। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्लियर, सो ये बनेगा 2I0/ω, 2 जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा T, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास क्लियरली आपको दिख रहा है, अच्छा चलिए ओमेगा को भी किस में लाते हैं, T की फॉर्म में लाते हैं, चलिए कोई गल नहीं, ओमेगा को हम लाते हैं किस में, T की फॉर्म में, यानी कि ये भी हमारे पास क्या बनेगा 2π/T इंटू में 2/T, क्लियर, 2π/T इंटू में यहाँ पे 2/T। नाउ कैंसलेशन कीजिए, क्लियर, कैंसलेशन कीजिए, क्या क्या होगा इसमें, देखिए 1 2 और 1 2 गया, क्लियर, 1 2 और 1 2 गया यहाँ पे, क्लियर, 1 2 और 1 2, साथ ही में ये T और ये T गया, क्लियर, बचा क्या वहाँ पे, 1 2 बचा हमारा, एक बचा हमारा 2, देन हमारा बचा I0, क्लियर, हमारा क्या बचा यहाँ पे 2I0 एंड साथ ही में पाई, सो 2/πI0 ये हमारी इक्वेशन निकली यहाँ पे I के लिए, ये हम IDC निकाल रहे थे, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज I एवरेज, यही किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यही हमारे पास होगा 2/πI0, 2/πI0, यही आपको प्रूव करना था, क्लियर। सो ध्यान से डेरिवेशन को देखिएगा, ध्यान से इन चीज़ों को लिखिएगा। सो आई एवरेज हमारे पास होता है 2/πI0, बट ये किसके लिए हमने निकाला, हाफ साइकिल के लिए, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली आप वी एवरेज भी लिख सकते हो, वी एवरेज हमारे पास कितना 2/πI0, दिस इज वी एवरेज, क्लियर। अच्छा 2/π का अगर मैं वैल्यू लिखूं, यानी कि 2 डिवाइड बाई पाई, पाई हमारे पास होता है, पाई का वैल्यू 3.14, जब मैं इसको लिखूं आई कैन राइट जो आई एवरेज हमारे पास होता है इट इज़ इक्वल टू, यानी कि विच इम्प्लाइज दैट 2/π का वैल्यू जो हमारे पास होता है इट इज़ 0 पॉइंट, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में, 0.636I0। सो ऐसे भी आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को,
जो हमारे पास आई एवरेज है, और लिखिए आई एवरेज इज इक्वल टू बाई पाई आई नॉट और इक्वल टू 0.636 आई नॉट। या फिर अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए 100 ऊपर वाली इक्वेशन को, ये बनेगा 63.6% ऑफ आई नॉट। क्लियर, ये हमारे पास होता है एवरेज वैल्यू। क्लियर, यही हमारे पास होता है एवरेज वैल्यू। सो इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा। क्लियर, सो ये हमने किया किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। सो ऐसे हमने हाफ साइकिल के लिए किया। क्लियर, पहले t/t 0 to t/2 लिया, बाकी कुछ नहीं, जो ऊपर किया था हमने बस इसमें थोड़ी चेंज t/2 तक, बाकी डिफ्रेंसिएशन सब सेम। बाकी यहाँ पे हमारी चेंज हुई, अब यहाँ पे cos पाई बना, ऊपर हमारा क्या बना था, ये cos 0 ही। ऊपर वाली डेरिवेशन में हमारे पास क्या बना था, cos 2 पाई, cos 2 पाई। यहाँ पे देखिए cos 2 पाई, बस यहीं पे चेंज है, बाकी चेंज कहीं पे नहीं है, वैल्यू का डिफरेंस है यहाँ पे। एंड cos 2 पाई ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू सब लिखा है अच्छे से। cos 2 पाई हमारे पास +1 एंड cos पाई हमारे पास -1, cos 0 हमारे पास +1। बस इसी को याद रखिएगा, जो बीच में मिस्टेक हो जाती है बस उसको रेक्टिफाई करिए। क्लियर, देन यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट किए, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना निकल के आया, क्यू का 2I0/ω। सो आई की वैल्यू, आई की इक्वेशन यहाँ पे सिंपल इक्वेशन हमने यूज़ की, क्यू हमने ऊपर निकाला, स्मॉल टी हमारे पास किसके बराबर, t/2, क्योंकि हम देख रहे हैं किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, यहीं तक, हम फुल साइकिल के लिए नहीं जा रहे हैं, हम यहीं तक जा रहे हैं। क्लियर, सो यहाँ से हमने वैल्यू निकाला, आई एवरेज जो निकला 2/5 आई नॉट, या फिर आई एवरेज जो हमारा है इट इज़ 0.636 आई नॉट, या फिर 63.6% ऑफ आई नॉट। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने किसके लिए निकाला, हाफ साइकिल के लिए। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो हमने वैल्यूज़ निकाले किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। अब देखिए, अगर आपको बोला जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल, या फिर आपको बोला जाएगा सेकंड हाफ साइकिल। सो फर्स्ट हाफ साइकिल में वी नो दैट जो हमारे पास ग्राफ है वो कुछ यूँ है। फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव। सो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास जो आई एवरेज के वैल्यू निकले वो क्या निकले, पॉजिटिव। अगर आपको बोलेगा सेकंड हाफ में, तब आप इनको क्या लोगे, सिंपली नेगेटिव। सो सेकंड हाफ साइकिल के लिए आप लिखोगे, जो आई एवरेज हमने निकाला कितना 2/π आई नॉट, उसको आप लिखोगे -2/π आई नॉट, बाकी कुछ नहीं। या फिर क्या लिखोगे, -0.636 आई नॉट। समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज वैल्यू। नाउ बात करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये दो डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नाउ RMS वैल्यू। अगर मैं RMS वैल्यू की बात करूँ, RMS वैल्यू इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ DC और वोल्टेज विच गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे हीट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। जब हम एवरेज वैल्यू की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो वहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट। क्या बात करेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ हीट एज गिवन बाय एक्चुअल AC फॉर सेम गिवन टाइम इंटरवल। सो यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होगी, देयरफॉर हीट के लिए किसी इक्वेशन हमारे पास होती है, जूल्स लॉ की इक्वेशन, वही यहाँ पे यूज़ होगी। क्लियर, बाकी सिंपल पंडा। क्लियर, नाउ देखिए वी हैव I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। चाहे, क्लियर, ध्यान में रखिए, चाहे आपका फुल साइकिल हो या फिर आपका हाफ साइकिल हो। क्लियर, चाहे आपका फुल साइकिल हो यहाँ पे, चाहे आपका हाफ साइकिल हो। क्लियर, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो सेम आएगी, चाहे आपका फुल साइकिल हो या फिर हाफ साइकिल। ध्यान में देखिए, ध्यान से इसको देखिए, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ जब हम किसको निकाल रहे थे, जब हम यहाँ पे वापस आते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद दिलाते हैं। जब हम आई को लिख रहे थे मीन वैल्यू में या फिर एवरेज वैल्यू में, हम लिख रहे थे I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हम जा रहे थे किसकी तरफ, यहाँ पे I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि चार्ज वाली इक्वेशन की तरफ हम जा रहे थे। बट यहाँ पे अब हम किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, हम हीट वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि करंट एंड हीट वाली रिलेशन हम यहाँ पे लाएंगे। अब क्या लाएंगे, करंट एंड हीट वाली इक्वेशन। क्लियर, सो
वी हैव वी हैव वी हैव, अच्छा ये मत लिखिए, नाउ एज पर जूल्स लॉ, एज पर जूल्स लॉ small amount of heat, as per Joule's law small amount of heat produced in small time या फिर in time dt लिखिए। so in time या फिर in small interval of time, in small amount of time dt is क्लियर। सो आई की इक्वेशन हमने ली, अब हम एज पर जूल्स लॉ हीट की इक्वेशन लेंगे, एंड हीट मैंने कितनी ली, स्मॉल हीट, डेल्टा एच, क्लियर, डेल्टा एच। सो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, एच हमारे पास होता है आई स्क्वायर आर टी, अगर आपको याद होगा हीट की इक्वेशन, एच इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर टी, क्लियर, एच इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर टी, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। नाउ यहाँ पे अब मैं जो डी एच लूँगा, दिस विल बी आई स्क्वायर आर डी टी, क्लियर, आई स्क्वायर आर डी टी, समझ में आ रहा होगा, क्लियर, आई स्क्वायर आर डी टी। नाउ आई का वैल्यू ऊपर, इसको नाम बोलिए इक्वेशन 1, क्लियर, इसको नाम बोलिए इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी एच किसके बराबर आएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू आर डी टी, क्लियर, इंटू आर डी टी, क्लियर, इंटू आर डी टी। थोड़ा इसको रेक्टिफाई करिए, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, क्लियर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी क्या है, एंगल, इस पे स्क्वायर नहीं चढ़ेगा, हमेशा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है उस पे स्क्वायर चढ़ता है, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, क्यों कुछ बच्चे बोलेंगे ओमेगा टी पे क्यों स्क्वायर नहीं जाएगा, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नाउ नाउ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, क्लियर, अच्छा, इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल टोटल हीट जो प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी कैपिटल एच, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 2, क्लियर, इस ये वाली इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 2। सो इसी इक्वेशन का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। सो मैं लिखूँगा इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, फुल साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देयरफॉर 0 टू टी डी एच की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी। इसको अभी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर। अच्छा अब देखिए, आई नॉट अगेन हमारे पास कांस्टेंट, आर भी हमारे पास क्या होगा, आर भी कांस्टेंट, इनको बाहर निकालिए। सो ये है आई नॉट स्क्वायर इंटू में आर, अंदर क्या बचा, 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। नाउ थोड़ा इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ये हम किसको निकाल रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं। मैथमेटिकली इस इक्वेशन को आप देखिए, आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जो हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन होती है ना कि साइन स्क्वायर की। सो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है, साइड में आप रखोगे अपनी कॉपी में या फिर नोटबुक में। साइन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, cos 2 थीटा अपॉन 2, एंड वी नो दैट जो थीटा हमारे पास यहाँ पे है इट इज़ ओमेगा टी। सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। सो मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। सो यही मुझे इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, क्लियर, यही मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो आई विल राइट आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रल 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह में अब क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी
अपॉन में 2 इंटू डी टी समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, बाकी कुछ नहीं है। इसको आपको याद रखना होगा, अपनी डेरिवेशन में इसको रट्टा मारना होगा आपको। क्लियर? नाउ इस आइडेंटिटी का नाउ अब देखिए 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है। कौन सा 2? ये वाला 2। इसको हम बाहर ले जाएंगे नीचे। सो आई कैन राइट इट एज, जो हीट हमारी होगी दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। ये 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? इंटीग्रल 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। सिंपल भाषा में बस आप नोट्स बनाते जाइए। क्लियर? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। नाउ ये हमारे पास बनेगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2। अच्छा, अगेन आई कैन राइट इट एज 0 टू टी। अच्छा, 1 माइनस डी टी। क्लियर? सो मुझे क्या करना होगा? अलग अलग से 1 की इंटीग्रेशन करनी होगी, देन कॉस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करनी होगी। 1 इंटू डी टी, ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू टी डी टी माइनस क्या बनेगा? इंटीग्रल 0 टू टी, यहाँ पे 0 टू टी, यहाँ पे अच्छा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। समझ में आ रहा होगा? यानी कि मैंने क्या किया? मैंने 1 एंड कॉस 2 ओमेगा टी को अलग अलग से यहाँ पे लिया। क्लियर? अलग अलग से यहाँ पे लिया। नाउ फर्दर देखिए, फर्दर देखिए यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन करते हैं। आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2। अच्छा, इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हमारे पास होता है? इट इज़ टी। अच्छा, लिमिट दोनों के लिए, लिमिट तो मैं भूल गया, लिमिट, अच्छा लिमिट ऑलरेडी लगे हैं हमारे पास, लिमिट ऑलरेडी लगे हैं हमारे पास। सो इंटीग्रेशन 0 टू टी। अच्छा, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू टी, वो अभी हम लगाएंगे। पहले इनकी इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रल डी टी कितना हमारे पास? टी। फिर यहाँ पे माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, अलग से मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी। अच्छा, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है? साइन। क्लियर? साइन। सो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर? साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर? बट हमारे पास क्या है? ओमेगा टी भी। सो ये 2 ओमेगा टी, सो ये बनेगा 2 ओमेगा नीचे। क्लियर? क्योंकि इस बार 2 ओमेगा टी हमारे पास है, सो इट विल कम आउट टू बी 2 ओमेगा। सो ये है इंटीग्रेशन किसकी? कॉस 2 ओमेगा टी की। इट इज साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। क्लियर? बस ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। सो यू विल राइट दिस इज साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 2 ओमेगा। क्लियर? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू टी तक, यानी कि 0 टू टी। नाउ देखिए, अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। यहाँ पे टी को लीजिए, पहले हम लेंगे टी को। क्लियर? टी के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू टी। क्लियर? 0 टू टी। अच्छा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। इसके लिए यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट लगाइए। इसके लिए अगेन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक? 0 टू टी तक, यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? अब अलग अलग से मैं क्या करूँगा? लिमिट्स को पुट करूँगा। नाउ बट देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करते हैं। नाउ अलग से अगेन आप इसको लिखेंगे अलग से अपनी कॉपी में। जो हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी है, जो हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी है, इस पे ध्यान दीजिए। इसको मैं यहाँ पे ये वाली टर्म इसको हाईलाइट करके रखिए, आप भी इसको हाईलाइट करके रखिए। जो हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी है ऊपर वाला। क्लियर? देखिए इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, इसको मैं कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा। साइन 2 ओमेगा टी, चाहे आप सिंपल टी लिखो या फिर ये वाला टी, आई कैन राइट इट एज ये हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा साइन 2 ओमेगा। अच्छा चलिए ओमेगा का वैल्यू देते हैं, ओमेगा का वैल्यू देते हैं। अच्छा पहले वेट ए सेकंड, पहले हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? इसको हम लिमिट्स देंगे। पहले आप इसको लिमिट्स दीजिए, फिर अभी इसको आप हाईलाइट मत करिए, पहले आप इसको लिमिट्स दीजिए। सो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, वही जो हम कर रहे थे। अब लिमिट्स दीजिए। टी यहाँ पे अपर लिमिट, सो दिस इज टी माइनस यहाँ पे 0 हो गया, ये वाला माइनस यहाँ पे। अब टी एंड 0 यहाँ पे लिमिट दीजिए। सो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा, यहाँ पे कैपिटल टी। क्लियर? यहाँ पे कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा
माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा साइन ज़ीरो, एंड साइन ज़ीरो हमारे पास, क्योंकि ये बनेगा साइन 2 ओमेगा ज़ीरो, सो वो होता है साइन ज़ीरो हमारे पास होता है ज़ीरो ही। अब क्या करिए आप, अब इसको आप हाईलाइट करिए, इस वाली टर्म को, क्लियर, स्मॉल टी वाली टर्म को नहीं, कैपिटल टी वाली टर्म को, अब इसको आप हाईलाइट करिए। अब देखिए, अब इसका हाल हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिए नाउ, सो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी को हम बाहर निकालते हैं, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, देखिए साइन 2 ओमेगा, ओमेगा क्लियर, ओमेगा कितना मेरे पास, ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई अपॉन टी इंटू में कैपिटल टी, सो होगा क्या यहाँ पे देखिए, टी और टी गया, क्लियर, टी और टी गया, ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना साइन 2 2 सर 4 पाई, ये हमारे पास क्या बना साइन 4 पाई। अब साइन का करूँ देखते हैं, अब साइन का करूँ देखते हैं, देखिए साइन का करूँ हमारे पास कुछ यूँ होता है, क्लियर, साइन का करूँ हमारे पास कुछ यूँ होता है, क्लियर, ये हमारे पास होता है साइन का करूँ ना। वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है दिस इज ज़ीरो, अगेन ये हमारे पास कितना, ये हमारे पास पाई बाई टू, ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास पाई होगा, ये वैल्यू कितना होगा 3 पाई बाई टू, एंड ये वैल्यू कितना होगा 2 पाई, सिमिलरली 3 पाई, सिमिलरली 4 पाई यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने कराया था आपको, जब मैंने आपको रेक्टिफाई कराया था, वहाँ पे शायद मेरे दिमाग में साइन चल रहा होगा। सो जो हमारे पास साइन होता है, जो हमारे पास साइन होता है, साइन पाई, क्लियरली देखिए, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, क्लियर, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सभी का वैल्यू, चाहे साइन पाई लिखो आप, 2 पाई लिखो आप, 3 पाई लिखो आप, 4 पाई लिखो, सभी का वैल्यू जो हमारे पास होता है इट इज़ ज़ीरो, कितना होता है ज़ीरो। सो इसी का वैल्यू आपको यहाँ पे यूज़ करना है, साइन 4 पाई कितना हमारे पास, साइन 4 पाई हमारे पास ज़ीरो, दियर फोर साइन 2 पाई ओमेगा टी ये कितना बनेगा ज़ीरो हमारे पास। सो दिस विल कम आउट टू बी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू, एंड में यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, सिंपल टी, कितना बचेगा सिंपल टी, बाकी ये टर्म जो है ये ज़ीरो बनेगी, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी जब हमने सिंप्लीफाई किया ये बना साइन 4 पाई, साइन 4 पाई हमारे पास ज़ीरो होता है। बट ये भी आप साइड में अपने एग्ज़ाम में लिखोगे एग्जामिनर को कि ऐसे हमने किया है, अदरवाइज़ वो आपको 1 मार्क्स कट करेगा। सो आप ऐसे लिखोगे आप उसको कि कैसे हमने इसको ज़ीरो बनाया यहाँ पे, क्लियर। नाउ अब हमारी एच की इक्वेशन निकल चुकी है। सो एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन टू, क्लियर, आर टी अपॉन टू। नाउ इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। सो ये थी इक्वेशन 2 हमारी। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्लियर, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3, अच्छा नाउ वी हैव, जो हमारे पास हीट होगी डीसी में, क्योंकि सिमिलरली जैसे हम चार्ज डीसी के लिए निकाल रहे थे, वो क्या होगी, वो होती है आई स्क्वायर आर टी, क्लियर, आई स्क्वायर आर टी। बट यहाँ पे जो आई हमारा है, जैसे वहाँ पे हमारा आई था एवरेज, यहाँ पे आई जो हमारा है इट इज़ आर एम एस वैल्यू, क्लियर, आर एम एस वैल्यू आई स्क्वायर आर, एंड टाइम किसके लिए हम देख रहे हैं, फुल साइकिल कैपिटल टी के लिए, क्लियर, फुल साइकिल कैपिटल टी के लिए। सो इस इक्वेशन को मैं बोलूँगा इक्वेशन 4, क्या बोलूँगा मैं, इक्वेशन 4, इक्वेशन कंपेयरिंग, नाउ लिखिए कंपेयरिंग 3 एंड 4, 3 एंड 4 को जब आप कंपेयर करोगे आप लिखोगे जो हमारे पास है आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, दिस इज इक्वल टू ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने निकाली आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू इंटू में हमारे पास कैपिटल टी, इंटू में हमारे पास कैपिटल टी। सो देखिए कैंसल क्या होगा, आर कैंसल आर कैंसल, टी कैंसल टी कैंसल। सो सिंपली हमारे पास जो आई आर एम एस निकला, यहाँ पे फिलहाल आई स्क्वायर आर एम एस जो निकला ये निकला आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, बट हमें क्या निकालना है आई आर एम एस, दियर फोर अगर मैं आई आर एम एस निकालूँ स्क्वायर जाएगा उधर, वो क्या बनेगा रूट, वो बनेगा रूट आई नॉट स्क्वायर बाई टू। सो आई नॉट स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, हमारी इक्वेशन निकल के आएगी आई आर एम एस के लिए, जो इक्वेशन निकल के आएगी इट इज़
आई नॉट अपॉन में √2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी है, एंड ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, एंड 1/√2 का वैल्यू जो हमारे पास होता है 1/√2 का, इट इज़ 0.707। अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ, आई कैन राइट जो हमारे पास आई आर एम एस होता है इट इज़ 0.707 आई नॉट। इसको भी आप ब्रैकेट में रखिए, क्लियर, इसको भी आप ब्रैकेट में रखिए, क्लियर, समझ में आया होगा। या फिर परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज में अभी आप इसको रख सकते हैं आई आर एम एस जो हमारे पास होता है, अगर आप इसको आप 100 मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम आउट टू बी 70.7% आई नॉट, क्लियर। दिस इज आई आर एम एस वैल्यू, समझ में आया होगा डेरिवेशन हमने कैसे की। सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज, सिमिलरली फॉर वोल्टेज, सिमिलरली वी आर एम एस जो हमारा होगा दैट विल बी वी नॉट अपॉन √2 या फिर 0.707 वी नॉट, क्लियर। सो ये वैल्यूज़ जो हमने निकाले, क्लियर, ये वैल्यूज़ जो हमने निकाले ये हमारे निकले किसके लिए, यहाँ पे चाहे आपका फुल साइकिल हो या फिर आपका और हाफ साइकिल, क्लियर, हाफ साइकिल, यानी कि आई आर एम एस के लिए आपको एक ही डेरिवेशन करनी है, बट जो एवरेज वैल्यू था उसमें आपको 2 डेरिवेशन करनी है, क्योंकि इंटीग्रल वहाँ पे चेंज होता है 0 to t एंड 0 to t/2, क्लियर, वो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है उसको, क्लियर। नाउ अगर मैं फॉर्म फैक्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर हमारे पास क्या होता है, क्लियर। फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें, जो फॉर्म फैक्टर हमारे पास होता है, सिंपल मैं लिखूंगा एफ। ये हमारे पास होता है रेशियो किसका, आई आर एम एस एंड आई मीन या फिर आई एवरेज का, आई आर एम एस अपॉन आई मीन। एंड आई आर एम एस अभी हमने वैल्यू देखा, आई आर एम एस का वैल्यू कितना 0.707 आई नॉट, एंड आई मीन का वैल्यू हमने निकाला था ऑलरेडी 0.637 आई नॉट। जब आप इनका रेशियो लोगे, आई नॉट और आई नॉट यहाँ पे कैंसिल होगा, 0.707 डिवाइड बाय, जब आप करोगे इसमें क्या 0.636 या फिर 0.637, आपकी मर्जी, चाहे आप 0.636 लो या फिर 0.637, ये हमारे पास किसके बराबर निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 1.11। सो ये हमारे पास होता है फॉर्म फैक्टर का वैल्यू, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्म फैक्टर जो हमारे पास होता है इसका वैल्यू कितना होता है 1.11, या फिर फॉर्म फैक्टर हमारे पास होता है आई आर एम एस अपॉन आई मीन, क्लियर, आई आर एम एस अपॉन आई मीन, समझ में आया होगा, क्लियर। अच्छा, एक और नोट आप लगाओगे यहाँ पे, एक और नोट आप यहाँ पे लगाओगे, नोट, क्लियर। इफ वी हैव एन नंबर ऑफ करंट्स, क्या क्या, I1, I2, I3, सो ऑन अप टू IN। सो अगर मैं यहाँ पे एवरेज इनका निकालूँ, सो आप क्या बोलोगे, एवरेज होगा भाई सिंपल I1 प्लस I2 प्लस I3 जितनी भी होगी डिवाइड बाई उनका टोटल, यानी कि 1 2 3 4, अगर 3 है यहाँ पे डिवाइड बाई 3, अगर 4 है डिवाइड बाई 4, क्लियर। सो ऐसे आप इसका ध्यान रखोगे। सो अगर मैं लिखूँगा प्लस अप टू IN, यहाँ पे प्लस अप टू IN, सो नीचे क्या होगा, नीचे डिवाइड बाई n होगा, यानी कि कितनी है टोटल, कितनी करंट्स हैं टोटल। सो ये हमारे पास होती है आई एवरेज का वैल्यू। सिमिलरली आई आर एम एस, जो आई आर एम एस हमारे पास होता है, आई आर एम एस होता है इनका स्क्वायर आपको लेना है, I1 का स्क्वायर आपको लेना है, I2 का स्क्वायर, जैसे आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज निकालते हैं अपने 11th में, अगर आपको याद होगा, एंड यही फार्मूलाज में वहाँ पे लिखता था, क्लियर। I1 I2 I3 स्क्वायर सो ऑन अप टू IN स्क्वायर, अप टू IN स्क्वायर, बट रूट में डिवाइड बाई यहाँ पे n। सो ये है एक और टाइप से, जिसमें एक और फार्मूला किसके लिए, आई आर एम एस एंड आई एवरेज के लिए, क्लियर। बेसिक, दीज आर बेसिक फार्मूलाज जो हमने निकाली, वो हमारे स्पेशल फार्मूलाज हैं, क्लियर। जो हमने निकाली ये वाली इक्वेशन, ये हमारी स्पेशल इक्वेशन हैं। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे, क्लियर। नाउ बात करेंगे हम सीरीज एलिमेंट्स इन एसी सर्किट, सर्किट एलिमेंट्स इन एसी, इन एन एसी, क्लियर। सर्किट एलिमेंट्स इन एन एसी, यानी कि जो हमारा एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, सर्किट एलिमेंट्स हमारे पास। नाउ देखिए, अगर मैं सर्किट एलिमेंट्स की बात करूं, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस ओनली, क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्किट यूँ है, क्लियर, हमारे पास सर्किट यूँ है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया,
यहाँ पे देखिए। अच्छा, AC एंड DC को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, AC जो हमारा होता है, AC को हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपना चार्जर देखोगे या फिर लैपटॉप का चार्जर देखोगे, वहाँ पे उस पे ऊपर रेटिंग वगैरह लगी हुई होती है, वहाँ पे ऐसे उस पे निशान होगा, क्लियर, ऐसे निशान होगा, या फिर ऐसे भी इस पे निशान होगा, साइन होगा कुछ। सो ये किसको डिनोट करता है? ये AC को डिनोट करता है, ये DC को डिनोट करता है, क्लियर। सो अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, सो ये आप मान के चलिए ये हमारा AC है, क्लियर। या फिर अगर मैं ऐसे लिखूं, सो ये आप मान के चलिए कि ये हमारा क्या है? DC है, क्लियर, ये हमारा क्या है? DC है। नाउ AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस ओनली, फिर हम देखेंगे AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर ओनली, फिर हम देखेंगे AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली, यानी कि अलग अलग से हम पहले इनको देखेंगे। नाउ देखिए, अगर हमारे पास कोई सर्किट है, AC सर्किट, एंड देखिए यहाँ पे ऐसे हम बनाएंगे इसको, यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है? AC को डिनोट कर रहा है। सो ये हमारे पास है एक AC सर्किट, एंड यहाँ पे इस AC सर्किट में हमने खाली रेजिस्टेंस लिया, यानी कि प्योर रेजिस्टेंस, क्लियर। सो यहाँ से हमारी करंट फ्लो होगी, क्लियर, यहाँ से हमारी क्या होगी? इसमें फ्लो करंट, एंड वी नो दैट जो करंट हमारे पास होती है दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड सिमिलरली यहाँ पे इसकी कुछ वोल्टेज होगी, क्लियर। वोल्टेज कितनी होगी? V नॉट साइन ओमेगा टी। बस इन सिंपल इक्वेशन को आपको लिखना है। सो आप लिखोगे इसमें जो हमारे पास V होता है, इट इज़ V नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर, V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड सिमिलरली जो I हमारे पास होता है इसमें, इट इज़ I नॉट साइन ओमेगा टी। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। और आप लिखोगे जो I हमारे पास है इसमें, इट इज़ V अपॉन R, क्लियर। सो ये इक्वेशन हमारे लिए एप्लीकेबल होती है किसमें? जब हमारे पास एक AC सर्किट होता है जिसमें खाली हमारे पास एक प्योर रेजिस्टेंस होती है, क्लियर। एंड ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे ऐसे आप लिखोगे हियर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नोट करके आप लिखोगे, नोट, नोट करके, हियर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इन फेज, इसको हाईलाइट करेंगे आप, इज इन फेज, फेज को आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। हियर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इन फेज विथ करंट, विथ करंट, यानी कि जो करंट एंड वोल्टेज हमारे पास होता है वो क्या होते हैं? दोनों फेज में होते हैं, क्लियर। जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज होगी एंड जो हमारे पास करंट होगा यहाँ पे, दोनों किस में होंगी? दोनों यहाँ पे फेज में होंगी। सो ये चीज़ें आप नोट डाउन करोगे। सो ये हो गया हमारा पहला AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस ओनली। सो इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, AC सर्किट कैन कंटेनिंग यहाँ पे प्योर इंडक्टर ओनली। अगर हमारे पास प्योर इंडक्टर है, अब क्या हमारे पास है? प्योर इंडक्टर। देखिए अब अगर हमारे पास क्या है? प्योर इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कॉइल। देखिए ऊपर मैं बनाऊंगा किसको? कॉइल को, नीचे हमारा AC। नाउ देखिए अब हमारे पास क्या है? इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, क्लियर। अब हमारे पास क्या है? प्योर इंडक्टर। सो यहाँ पे हमारा I होगा, यहाँ पे हमारी V होगी, क्लियर, यहाँ पे हमारी V होगी, क्लियर। सो लिखिए अगर हमारे पास प्योर इंडक्टर है, सो आप क्या बोलते हो? जो हमारे पास V होता है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। देन I जो हमारे पास होता है, इसमें I हमारे पास होता है I नॉट, इनको डिराइव करना होता है बट इनको हमें यहाँ पे डिराइव नहीं करना है अपने एग्जाम के लिए, क्लियर, बोर्ड एग्जाम में। I नॉट पहले इनको डिराइव करना होता था बट जब रिड्यूस सिलेबस हुआ है तब से हमें इनको डिराइव नहीं करना है। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इक्वेशंस को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, V वाली ये इक्वेशन, क्लियर। इसको भी ब्रैकेट लगाइए, माइनस पाई बाई टू, क्लियर, माइनस पाई बाई टू। माइनस यहाँ पे लैग इंडिकेट कर रहा है, माइनस इसको इंडिकेट कर रहा है? लैग को। अच्छा यहाँ पे आप लिखोगे नीचे जो I नॉट है, I नॉट किसको डिनोट कर रहा है? जो I नॉट हमारे पास है, I नॉट हमारे पास होता है यहाँ पे, क्लियर, I नॉट। अच्छा इसको मैं अलग से लिखूँगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको नीचे ही लिखना, क्लियर। जो हमारे पास I नॉट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, I नॉट जो हमारे पास यहाँ पे है, इट इज़ इक्वल टू V नॉट अपॉन XL, क्लियर, इट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XL। XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी मैं आगे बात करूंगा। या फिर आप लिखोगे इट इज इक्वल टू जो I नॉट है, इट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L,
ओमेगा एल, इसकी मैं आगे बात करूँगा। सो ऐसे आप लिखोगे किसको, AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, V ऐसे, I ऐसे, फिर इसमें I नॉट क्या है, यहाँ पे लिखोगे आप वायर, I नॉट इज इक्वल टू, सो I नॉट हमने निकाला V नॉट अपॉन XL या फिर V नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब XL क्या है या फिर ओमेगा एल क्या है, इसकी हम यहाँ पे नीचे बात करेंगे। सो देखिए पहले, अच्छा पहले माइनस जो यहाँ पे आया -π/2, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो -π/2 है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ऐसे हमने लिखा कुछ थ्योरी पॉइंट, ऐसे आप यहाँ पे भी थ्योरी पॉइंट लिखिए। नोट, पहले इसको आप भूल जाइए, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसको आप भूल जाइए। अब आप नोट लगाइए, यहाँ तक आपने लिखा, आप नोट लगाइए, नोट, क्लियर, ऐसे आप नोट लगाओगे, नोट। अच्छा, प्योर इंडक्टर के केस में, प्योर इंडक्टर केस में जो करंट हमारे पास होती है, इट लैग्स बिहाइंड, नोट, करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द अल्टर, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, लैग कर रहा है या फिर लीड या फिर फेज में है, वहाँ पे फेज में था, यहाँ पे करंट जो है ये लैग करता है बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अच्छा, कितना आपको एंगल भी बोलेगा, बाय अ फेज एंगल ऑफ, बाय अ फेज एंगल ऑफ कितना, π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, बाय फेज एंगल ऑफ π/2 या फिर 90 डिग्री, क्लियर, जब AC फ्लो करता है थ्रू एन इंडक्टर, क्लियर। सो ये आप नोट डाउन करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, क्लियर। सो इसको आपने नोट डाउन किया। अब हम डिफाइन करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस को। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या होती है, ये सिंपली एक टाइप की रेजिस्टेंस होती है, इट इज़ the opposition offered by the inductor to the flow of AC through it, it is simple resistance। ये हमारे पास सिंपल रेजिस्टेंस होती है, जैसे रेजिस्टेंस हमारे पास होती है वैसे ही हमारे पास अगर हम इंडक्टर, अगर इंडक्टर रेजिस्टेंस शो करेगा, सो उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या हम बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो ये हमारे पास है डेफिनेशन किसकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमारे पास होता है मैथमेटिकली इट इज़ डिनोटेड बाय XL, क्लियर, इट इज़ डिनोटेड बाय XL। एंड ये किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल क्या है, इंडक्टेंस, क्लियर। और आई कैन राइट इट एज, जो XL होगा हमारा ओमेगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ एक रिलेशन क्या है, 2πf या फिर 2πν, जो भी आप लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करिए एफ से या फिर न्यू से, इंटू एल, सो 2πf इंटू एल। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इस पे आपके जेके बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फेवरेट न्यूमेरिकल है आपके जेके बोर्ड्स का, डायरेक्ट पाई भी आपको, एफ भी देगा, एल भी देगा, क्लियर, डायरेक्ट आपको बोलेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, क्लियर। नाउ इसलिए यहाँ पे मैंने लिखाया था आई नोट, हमारे पास क्या है, आई नोट, देखिए आई क्या है, करंट, करंट वी नो दैट, करंट होती है हमारे पास वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, देयरफॉर XL क्या है, रेजिस्टेंस एक टाइप की, क्योंकि आई हमारे पास होता है, आई हमारे पास होता है बेसिकली V/R। सो R का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, XL, क्लियर, इसीलिए हम इसको XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये एक टाइप की रेजिस्टेंस है। अच्छा, देन ऑब्जेक्टिव में आपसे बोलेगा कि DC के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होती है एंड AC के लिए कितनी होती है। जो हमारे पास DC होता है, जो हमारे पास DC होता है, DC के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है इट इज़ 0, ऐसे लिखोगे आप, फॉर DC XL इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखना आप, फॉर DC XL इज इक्वल टू 0। फॉर AC, नाउ अगर मैं AC की बात करूँ, AC के लिए आप लिखोगे XL इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, इट विल बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। सो ये आप इसको नोट डाउन करोगे, क्लियर। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। सो पहले हमने पूरा यहाँ पे इसको सीक्वेंस में लिखिएगा, पहले आप लिखोगे V, फिर I की इक्वेशन, फिर I की इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, या फिर आप लिखोगे I नॉट, कितना हमारे पास I नॉट V नॉट अपॉन XL, फिर I नॉट किसके बराबर, V नॉट अपॉन ओमेगा L, फिर आप ये लिखोगे नोट AC लैग्स बिहाइंड, यानी कि माइनस π/2 का मतलब क्या है इक्वेशन में, जो AC है इट लैग्स बिहाइंड AV, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय अ फेज, लैग इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करेंगे, बाय अ फेज एंगल π/2। फिर आप डिफाइन करोगे किसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, फिर आप लिखोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या है, फिर लिखोगे DC के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, AC के लिए फाइनाइट होती है। सिमिलरली अब हमारे पास है AC कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली, AC कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली। सो अब अगर हमारे पास क्या होगा, AC में क्या होगा, प्योर कैपेसिटेंस, हाँ प्योर कैपेसिटर या फिर प्योर कैपेसिटर ही होगा। अब हमारे पास अगर खाली कैपेसिटर ही होगा, सो वी नो दैट जो हमारे पास कैपेसिटर होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं बाय 2 पैरेलल प्लेट्स,
क्लियर, या फिर कंडक्टर्स। नाउ ये क्या है, सी हमारा। सो यहाँ से क्या जाएगी, यहाँ से करंट आई जाएगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज हमारी होगी, यानी कि वोल्टेज सोर्स। अच्छा, अब इसमें आप इक्वेशन लिखोगे पहले, क्लियर, वही इक्वेशन वी की, वी नॉट वही होगा, वी वही होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर मैं आई की बात करूँ, इसमें जो आई की इक्वेशन होती है, इट इज़ आई नॉट, ध्यान से देखिएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्लियर, प्लस पाई बाई टू, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देयरफॉर जो करंट है वो लीड कर रही है किसको, वोल्टेज को, वो जो करंट हमारे पास है वो लीड कर रही है। यहाँ पे हमारे पास जो करंट थी वो क्या कर रही थी, वो लैग कर रही थी। ऐसे आप बनाओगे, अगर ये हमारे पास है आई एंड ये हमारे पास है वी, इसको लिखोगे आप वी एल, यानी कि इंडक्टर वाली वोल्टेज, क्लियर। सो यहाँ पे ये वाला एंगल जो बन रहा था हमारा, वो बन रहा था पाई बाई टू। इसका मतलब जो हमारे पास करंट थी वो लैग कर रही थी, बट इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, इस कंडीशन में हमारे पास जो करंट है वो लीड कर रही है। सो इसको आप लिखोगे यहाँ पे V, यानी कि वोल्टेज, बट कौन सी, कैपेसिटर वाली, एंड यहाँ से आप लिखोगे I। सो I लीड कर रहा है, यानी कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनना है, बट ऐसे आप बनाओगे, ये हमारा 9, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको लीड को, यानी कि I लीड्स V, क्लियर। सो I इज कॉल्ड आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सो प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे ध्यान से इसको देखिएगा। नाउ अगर मैं आई नॉट की बात करूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था आई नॉट किसके बराबर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था वैसे ही यहाँ पे जो हमारा आई नॉट होता है, इस कंडीशन में आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन एक्स सी, क्लियर, वी नॉट अपॉन एक्स सी, एंड या फिर आप लिखोगे जो हमारे पास आई नॉट होता है, इट इज़ इक्वल टू, क्लियर, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा सी, क्लियर, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा सी, कैपिटल सी, इंटू वी नॉट, क्योंकि हमारे पास जो एक्स सी होता है, क्लियर, जो एक्स सी होता है इट इज़ 1 ओमेगा सी, क्लियर, इट इज़ 1 ओमेगा सी। उसकी बात हम नीचे करेंगे। सो आप लिखोगे आई नॉट, ऐसे हमारा होता है। सो इनको अगेन आप यहाँ पे ब्रैकेट में रखिएगा, क्लियर, वी और आई को, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप फिर नोट लगाओगे, यहाँ पे लगाइए नोट, जैसे हमने इधर लगाया था नोट। हमारे पास जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, क्लियर, इसमें लिखोगे आप अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द वोल्टेज, क्लियर, लीड्स द वोल्टेज, लीड्स द वोल्टेज कितना, बाई फेज एंगल ऑफ, फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, वही पाई बाई टू या फिर 90 से, बट लीड कर रहा है, अगेन ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। नाउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा है, जो रेजिस्टेंस इस टाइम कैपेसिटर शो करेगा वही हमारी होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, क्लियर। सो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्स सी से, जैसे हमने एक्स एल, एक्स एल किसको डिनोट करता था, एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करता था, बट एक्स सी किसको डिनोट करता है, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट करता है। अच्छे से ध्यान में देखोगे, एंड एक्स सी जो हमारा होता है इट इज़ 1 ओमेगा सी, क्लियर, इसको आप ब्रैकेट में रखोगे। एक्स सी जो हमारा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, और एक्स सी आप लिखोगे एक्स सी विच इम्प्लाई, और एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ या फिर 2 पाई न्यू लिखिए, इनटू में सी, सी क्या है कैपेसिटेंस, सी क्या है यहाँ पे कैपेसिटेंस, क्लियर, सी है कैपेसिटेंस का वैल्यू। सो दिस इज अगेन ए फेवरेट इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल किसका, जे के बोस का, क्लियर, ये भी अगेन फेवरेट न्यूमेरिकल है, क्लियर। नाउ फॉर डी सी, फॉर डी सी एक्स सी कितना होता है, फॉर ए सी एक्स सी कितना होता है। अगर मैं डी सी की बात करूँ, जो हमारे पास डी सी होता है, इसके लिए जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है इट इज़ इनफाइनाइट, सो ये होता है इनफाइनाइट, एंड इसके लिए अगेन लिखोगे आप इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज़ फाइनाइट। ए सी के लिए अगेन जो वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ फाइनाइट। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, क्लियर, कि क्या करना है इनमें। सो 3 चीज़ें हमने देखी फिलहाल।
ए सर्किट एलिमेंट्स इन एन एसी। सो या तो रेजिस्टेंस होगा या तो प्योर, अभी हम प्योर देख रहे हैं, अभी हम कॉम्बिनेशन में आएंगे जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। क्लियर, जो आपके सिलेबस में है जिसमें आपको डेरिवेशन पूछी जाएगी। क्लियर, सो ये थे सर्किट एलिमेंट्स। क्लियर, सो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाली। क्लियर, सो रेजिस्टेंस आर हमारी निकली कितनी, अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस निकलेगी V अपॉन आई। क्लियर, अच्छा यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस निकाली उसको हमने क्या नाम दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड यहाँ पे जब हमारे पास प्योर कैपेसिटर था, इसमें जो हमने रेजिस्टेंस निकाली उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम देते हैं। सो इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट लोगे एंड अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। क्लियर, नाउ हमारा सीरीज LCR सर्किट। क्लियर, सीरीज LCR सर्किट। अब अगर हम इन तीनों को किस में लें, LCR सर्किट या फिर RCL सर्किट, क्लियर, या LRC सर्किट, जो भी आपको बोला जाएगा, अगर अब हम इन तीनों को लेते हैं किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो लीजिए अभी तक हम इनको अलग अलग प्योर फॉर्म में देख रहे थे AC में। अब हमने क्या किया, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लिया। किसका, ये हमारे पास R, ये हमारे पास C, ये हमारे पास L। क्लियर, ये हमारे पास L। सो यहाँ से कुछ करंट हमारी जाएगी, यहाँ से हमारी कुछ वोल्टेज होगी, वोल्टेज सोर्स की, एंड यहाँ पे हमें अब कैलकुलेशन करनी है इसकी। एंड यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। आपको बोलेंगे कि इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है, एंड साथ ही में आपको बोलेंगे फेज एंगल निकालो, tan फाई यहाँ पे। क्लियर, इम्पीडेंस एंड फेज एंगल निकालो। क्लियर, नाउ RCL, तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तीन चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पे। क्लियर, तीन चीज़ें। नाउ ऐसे लिखिए आप। अब देखिए, वी नो दैट अगर हमारे पास खाली क्या होता है, प्योर रेजिस्टर, वी नो दैट प्योर रेजिस्टर में हमारे पास क्या है, प्योर रेजिस्टर में हमारे पास जो करंट एंड वोल्टेज हैं दे आर इन सेम फेज। बट कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में हमारे पास जो करंट है दैट लीड्स V, क्लियर, बाय फेज एंगल π/2। एंड इंडक्टर में हमारे पास जो V होता है दैट लीड्स I बाय फेज एंगल π/2। सो पहले हम यही चीज़ें लिखेंगे। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस I and V are in same phase, यानी कि जो हमारा VR होता है, क्लियर, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। क्लियर, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। एंड यहाँ पे हो क्या रहा था, हमारी जो करंट थी, क्लियर, करंट एंड वोल्टेज, क्लियर, ये दोनों एक ही फेज में थे। क्लियर, वोल्टेज एंड करंट एक ही फेज में थे। नाउ इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, क्लियर, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर हो क्या रहा था, V लीड्स I इनकी करंट बाय फेज एंगल या फिर बाय फेज π/2। क्लियर, बाय फेज π/2। सो आई कैन राइट जो हमारा VL था उसमें वो कितना, यानी कि वोल्टेज इज करंट इंटू रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड XL का वैल्यू हमने देखा था, XL हमारे पास होता था ω/L। क्लियर, ω/L। एंड या फिर अगर हम फेज की बात करें सो ऐसे हमारा कुछ बन रहा था, ये हमारी करंट बन रही थी एंड ये हमारा वोल्टेज, ये हमारी वोल्टेज बन रही थी, एंड ये हमारा VL बन रहा था, VL, एंड ये हमारी एंगल बन रही थी 90 डिग्री। क्लियर, यानी कि V लीड्स I। सिमिलरली इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, नाउ प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, I लीड्स V, करंट लीड कर रहा है, I लीड्स V बाय फेज तो सेम है, फेज π/2, बाय फेज π/2। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूँगा VC जो होगा, यानी कि वोल्टेज जो होगी कैपेसिटर के थ्रू, वो होगी I इंटू रेजिस्टेंस कौन सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। VC इज इक्वल टू IXC। बस इन्हीं का यूज़ हमें करना है। वी नो दैट जो XC हमारे पास होता था वो हमारे पास किसके बराबर था, 1/ωc के बराबर। क्लियर, XL कितना, ω/L के बराबर। क्लियर, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं।
सो देखिए देखिए गौर से देखिए, ये हमारे पास वी एल, ये हमारे पास वी सी यहाँ पे, ये हमारे पास वी आर, एंड यहाँ से हमारी करंट। सो क्लियरली आपको दिख रहा है, अगर हमारे पास प्योर रेजिस्टर होगा सो आई एंड वी आर सेम फेज में होंगे, अगर हमारे पास प्योर इंडक्टर होगा सो यहाँ से एंगल बनेगा, अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटर होगा सो यहाँ से एंगल बनेगा। समझ में आया होगा। नाउ अगर हम वी एल एंड वी सी की बात करें, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये कितने फेज में है आपस में, सो दीज आर एट 180 डिग्री। सो ये दो आपस में किस फेज में है, 180 डिग्री में। सो ये आप नोट लगाओगे, नोट नोट फेज डिफरेंस बिटवीन वी एल एंड वी सी कितना, 180 डिग्री। समझ में आया होगा, वी एल एंड वी सी कितना, 180 डिग्री। नाउ अब हमारे पास हैं केसेस, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है। क्लियर, हमें क्या करना है, इम्पीडेंस फाइंड करना है। नाउ केस वन हमें क्या फाइंड करना है, इम्पीडेंस फाइंड करना है। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है, इम्पीडेंस फाइंड करना है। गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्लियर, नाउ देखिए पहला केस, अगर हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हैंड राइटिंग में भी अच्छी नहीं होगी, बट मैं यहाँ से रीड आउट भी कर रहा हूँ। व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि जब मेरे पास एक्स एल है वो है ग्रेटर देन एक्स सी से। क्लियर, एक्स एल हमारे पास है ग्रेटर देन एक्स सी। सो यहाँ से हम किसको दे रहे थे, वी एल को, यहाँ से वी सी को देख रहे थे। सो हमने बोला एक्स एल ग्रेटर देन वी सी। सो देखिए ये हमारे पास वी आर, ये हमारे पास वी आर। सो हमने बोला एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। सो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। क्लियर, यहाँ से हमारा वी एल, सो वी एल ज़्यादा होगा किससे, वी सी से। ये हमारा वी सी होगा। क्लियर, ये हमारा वी सी होगा। क्लियर, इसी का मतलब एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। क्लियर, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी एंड लेट ये हमारा फेज एंगल जो बन रहा है इट इज़ फाई, फेज एंगल जो बन रहा है इट इज़ फाई एंड ये हमारा यहाँ पे वी। क्लियर, ये हमारा जो यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें वो मिलेगा यहाँ पे वी हमें। क्लियर, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। क्लियर, इसको हम बोलते हैं फेजर ऑफ वोल्टेज, या फिर अगर करंट होती उसको हम बोलते हैं फेजर ऑफ करंट। क्लियर, सो ये हमारे पास है वी एंड ये हमारे पास है फाई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एंड यहाँ से हमारी करंट चल रही है आई, ये भी हमें पता है। क्लियर, ये भी हमें पता है। अच्छा, देयरफॉर जब आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओगे, जब आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओगे, जब आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओगे सो ऐसी हमारी ट्रायंगल बनेगी, ये इतना, ये इतना। क्लियर, ये इतना, ये इतना। अच्छा, ये मुझे बोलिए ये कितना होगा हमारे पास, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो आपको दिख रहा है ये कितना होगा हमारे पास। क्लियर, ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा वी एल माइनस वी सी। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना हमारे पास, देखिए अलग से समझाते हैं आपको। अगर ये हमारे पास क्या है, इतना है वी सी। क्लियर, इतना है वी सी एंड इतना मेरे, इतना है वी एल, इतना है वी एल एंड इतना मेरे पास क्या है, वी सी। सो ये वी सी जो है ये अगर इतना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, ये इतनी जगह ओकर करेगा। सो ये रिमेनिंग, ये जो पोर्शन हमारा है, अगर ये टोटल वी एल है सो ये रिमेनिंग कितना बना, ये बना वी एल माइनस वी सी। समझ में आया होगा आपको, ये कितना बना, वी एल माइनस वी सी कितना बना, क्योंकि टोटल कितना है, ये जो रेड में लिखा हुआ है टोटल है ये यहाँ से यहाँ तक कितना, वी एल। हमने इसमें छोटा पार्ट निकाला किसके बराबर, वी सी के बराबर। सो इतना हमने निकाला वी सी के बराबर। सो ये कितना होगा, वी एल माइनस वी सी। समझ में आया होगा, वी एल माइनस वी सी। नाउ अब देखिए इसी ट्रायंगल में, नाउ वी विल राइट जो हमारे पास वी स्क्वायर होगा। क्लियर, जो हमारे पास वी स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा,
क्लियर, वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्लियर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर यहाँ से कितना वी आर, क्लियर, यहाँ से वी आर का स्क्वायर, अच्छा, प्लस परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, क्लियर, ये डिस्टेंस ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर, वी एल माइनस वी सी के बराबर, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, क्लियर। सो इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। क्या नाम दीजिए, इक्वेशन 1। नाउ अलग अलग से हम लिखेंगे, वी हैव, या फिर लिखिए वायर, ये अलग अलग करके इनका वैल्यू लिखेंगे। वायर वी नो दैट वी आर ऊपर हमने लिखा था किसके बराबर, आई आर, अभी हमने लिखा था, यहाँ से देखिए वी आर किसके बराबर, आई आर, वी एल आई एक्स एल, वी सी आई एक्स सी की। सो वी आर किसके बराबर, आई आर के बराबर, वी एल के वी एल किसके बराबर, आई एक्स एल, सिंपल वोल्टेज की इक्वेशन। सिमिलरली वी सी किसके बराबर बनेगा, आई एक्स सी, एक्स क्या है, रेजिस्टेंस, क्लियर, एक्स एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड सिमिलरली जो हमारे पास वी होता है, वी को हम लिखते हैं आई जेड, वायर जेड क्या है, जेड है हमारा इम्पीडेंस, यही हमें निकालना है, क्लियर, यही हमें निकालना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इनको पुट करिए। सो इक्वेशन 1 क्या है, वी स्क्वायर इज कॉल्ड वी आर स्क्वायर। सो वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लूँगा, आई जेड का स्क्वायर, आई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर हमारे पास वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। सो वी एल की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई एक्स एल का स्क्वायर माइनस वी सी की जगह क्या लिखूँगा मैं, आई एक्स सी का स्क्वायर, क्लियर, आई एक्स सी का स्क्वायर। नाउ वी नो दैट जो आई जेड हमारे पास है, आई जेड का स्क्वायर, अगर आप यहाँ से आई को कॉमन निकालोगे, क्लियर, अगर आप यहाँ से आई को कॉमन निकालोगे, सो क्लियरली आई आपको क्या दिखेगा, बाहर, क्योंकि आई स्क्वायर हर जगह है। सो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, अच्छा, प्लस यहाँ पे एक्स एल का स्क्वायर बचेगा, एंड साथ ही में क्या बचेगा, एक्स एल का स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स सी का स्क्वायर बचेगा, ऐसे आपको बचेगा। या फिर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे भी आई था ना, यहाँ पे आई स्क्वायर बनता, यहाँ पे भी आई स्क्वायर, यहाँ पे भी आई स्क्वायर, जब हमने इसको कॉमन निकाला वो डिवाइड एंड मल्टीपल में जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा, क्लियर, यानी कि वो कैंसिल होगा यहाँ पे। सो जेड स्क्वायर हमारा निकला आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, और अगर मैं जेड को निकालूँ, यही हमारी डेरिवेशन है, जेड निकलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन निकली, क्लियर, ये हमारे पास जेड की इक्वेशन निकली। एंड जेड को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, वायर जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब, इम्पीडेंस को डिफाइन हम करते हैं अब, इम्पीडेंस, अगेन जेड भी हमारे पास एक टाइप की रेजिस्टेंस है, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस, इट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यानी कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक है प्योर रेजिस्टेंस, क्लियर, एक हमारे पास है प्योर रेजिस्टेंस आर, दूसरा हमारे पास इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्स एल, एंड तीसरा हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। सो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितनी हमें बनेगी, इन तीनों की टोटल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस। एंड इम्पीडेंस हमारे पास होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, कब, ये पहली कंडीशन है, अगर हमारे पास एक्स एल होगा ग्रेटर देन एक्स सी, क्लियर, अगर हमारे पास एक्स एल होगा, ये वैलिड है कब, जब एक्स एल होगा ग्रेटर देन एक्स सी, जब एक्स सी होगा ग्रेटर देन, तब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे एक्स सी आएगा, यहाँ पे एक्स एल आएगा, उसको भी हम यहाँ पे डिराइव करके देंगे, मे भी आपसे दोनों में से एक केस पूछा जाए। एंड साथ ही में tan फाई, अच्छा, साथ ही में tan फाई, फेज एंगल भी निकालना है आल्सो, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, एंगल बताइए। अगर आप tan फाई निकालोगे, tan फाई हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, वी एल माइनस सी ऊपर वाली, बेस हमारा कितना था, वी आर, क्लियर, ऊपर वाली डायग्राम में
परपेंडिकुलर वी एल माइनस वी सी, बेस हमारा वी आर, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारी बन रही थी, ये ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा था, ये हमारा वी आर था, ये हमारा वी एल माइनस वी सी था, क्योंकि यहाँ से हमारा वी एल माइनस वी सी था, जो पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट किया, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है इसमें यार। वी एल माइनस वी सी, एंड जो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर, इसको, इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन मैं अभी आपको लिखाऊंगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होती है। मे बी आपसे एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। सो और यू कैन राइट इट एज वी एल किसके बराबर, आई एक्स एल, आई एक्स एल माइनस एक्स सी किसके बराबर, आई एक्स सी, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्लियर, वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, नीचे आई आर। अगेन जब आप आर को आई को कॉमन करोगे, आई कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन बचेगा, एक्स एल माइनस टेन फाइव बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। क्लियर, सो ये हमारे पास है टेन फाइव, और अगर आपको एंगल बोले सो आप बोलोगे फाइव जो होगा हमारा, दैट विल बी टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। क्लियर, ये हमारे पास होती है एंगल। क्लियर, यहाँ पे भी आपको समझ में आया होगा, अगर हम आई को कॉमन निकालते क्या बनता, एक्स एल माइनस एक्स सी, नीचे ऑलरेडी आई और ये गया, बचा क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी। सो दिस इज द एंगल। सो इसको भी आप नोट डाउन करोगे। क्लियर, समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है यार। ये है इम्पिडेंस वाली कहानी। नाउ केस टू इसमें, नाउ केस टू इसमें, केस टू एंड लास्ट केस, जब हमारे पास व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस is greater than इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक्स सी जो हमारा है इट इज़ ग्रेटर देन एक्स एल। सो देखिए हमारी डायग्राम कैसे बनेगी, अगर ये हमारा वी आर है, अब हमने क्या बोला, जो एक्स सी है वो ग्रेटर है, एक्स सी जो है हमारा वो ग्रेटर है, इस कंडीशन में ये ग्रेटर है एक्स सी। सो यहाँ से हमारा वी सी होगा, ये छोटा है, ये हमारा क्या होगा, वी एल। सो जब आप वी एल को यहाँ पे पुट करोगे, ये कितना जाएगा, ये इतनी जगह तक जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा, ये इतनी जगह तक जाएगा, इसलिए हमें ये निकालना होगा। देयरफॉर यहाँ तक ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा वी सी माइनस वी एल, बिल्कुल जैसे ऊपर आप कर रहे थे, इसका अपोजिट होगा। सो इस कंडीशन में होगा क्या, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ये हमारे पास एंगल फाई यहाँ पे, एंड ये हमारे पास वी बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा वी, एंड यहाँ पे हमारी बनी इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्लियर, ये हमारी इम्पीडेंस ट्रायंगल बनी। क्लियर, अब देखिए अगर ये एंगल फाई है इसमें, सो देखिए अल्टरनेट एंगल्स, सो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी इसमें फाई होगा। सो हमारी जो ट्रायंगल बन रही है इस केस में, हमारी ट्रायंगल ऐसे बन रही है, ये फाई हमारा, ये कितना हमारा वी आर, क्योंकि अगर ये वी आर है देयरफॉर ये भी वी आर होगा, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, एंड ये कितना हमारा बन रहा है, ये बन रहा है वी सी माइनस वी एल। क्लियर, वी सी माइनस वी एल। सो इसी में आपको टेन थीटा वगैरह निकालना होगा, ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन आएगा। नाउ अगेन आप लिखोगे वही कहानी, बट कहाँ से आप लिखोगे, अब इस कंडीशन में जो वी स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा वी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे, अच्छा वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज कॉल्ड बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंड अगेन इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 1। अगेन यहाँ पे आप लिखोगे वी आर किसके बराबर, देन वी सी किसके बराबर, वी एल किसके बराबर, देन वी किसके बराबर। क्लियर, ये अगेन आप लिखोगे वी हमारे पास होता था आई इंटू जेड, वी एल हमारे पास होता था आई एक्स एल, अच्छा वी सी हमारे पास होता था आई एक्स सी, वी आर होता हमारे पास आई इंटू आर। क्लियर, जब आप इनको इक्वेशन 1 में पुट करोगे सो आप अगेन लिखोगे वही कहानी, आई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट आई एक्स सी, अब एक्स एल नहीं, बस यहीं पे चेंज है, आई एक्स सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे आई एक्स एल स्क्वायर। जब आप आई को कॉमन निकालोगे वो कैंसिल होगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप इजीली इसको याद कर पाओगे। z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। बस यही हमारी इक्वेशन, ये है एक्स एल यहाँ पे। सो यही हमारी इक्वेशन थी। बस जो मैंने वहाँ पे निकाली थी वही यहाँ पे निकाली। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे इधर एक्स एल माइनस एक्स सी आ रहा था। क्लियर। सो जो पहले होगा उसका मतलब वो बड़ा होगा। सो ये इक्वेशन कब वैलिड होगी? जब एक्स सी होगा ग्रेटर देन एक्स एल। क्लियर, तब ये इक्वेशन वैलिड होगी। क्लियर। सिमिलरली जो आप tan फाई इस कंडीशन में निकालोगे, tan फाई किसके बराबर निकलेगा इस कंडीशन में? वो निकलेगा एक्स सी माइनस, डायरेक्टली मैं अब लिखूंगा एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर। सो ये हमारा tan फाई निकलेगा। क्लियर, tan फाई हमारा निकलेगा। और अगर आपको बोलेगा फाई निकालो, एंगल निकालो, सो एंगल कितना निकलेगा? tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर। क्लियर, इतना हमारा निकलेगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे एक नोट लगाओगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रेजोनेंस। नोट, इन एन एसी सर्किट, इन एन एसी सर्किट कामा ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके लिखना, ऑल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो ये हो गया हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको। क्लियर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले आपको दोनों डेरिवेशंस में ये चीज़ें लिखनी है, फिर आपको कौन सा केस लेना होगा, एक केस आप डिफाइन कर सकते हो एग्जाम में, कोई एक सा केस यहाँ पे। क्लियर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अच्छा, एक और टर्म हमारे पास है, मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस हमारे पास क्या होता है? एडमिटेंस। क्लियर। यानी कि जो एडमिटेंस हमारे पास होता है ए, इट इज इक्वल टू 1/इम्पीडेंस, 1/इम्पीडेंस, यानी कि इट इज इक्वल टू 1/Z। इसको हम डिनोट करते हैं वाई से। जो एडमिटेंस होता है इसको हम डिनोट करते हैं वाई से। इट इज इक्वल टू 1/Z एंड Z हमारे पास क्या है? Z हमारे पास है इम्पीडेंस। क्लियर। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, मे भी आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाए। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे दैट इज रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा देखिए, थ्योरी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, रेजोनेंस में। देखिए, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज सच दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर होगा? जो हमारे पास एक्स एल है दैट विल बी इक्वल टू एक्स सी। जब हमारे पास एक्स एल होगा इक्वल टू एक्स सी, तब हम बोलते हैं क्या हमारे पास रेजोनेंस अचीव हुई। एंड अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सो उस कंडीशन में जो हमारे पास इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस उस कंडीशन में दैट बिकम्स इक्वल टू आर, यानी कि जेड हमारा जो है दैट बिकम्स इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस मतलब आर। सो अगर एक्स एल हमारे पास एक्स सी के बराबर है, सो हमारा जेड जो है वो आर के बराबर बनता है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हमारी जो करंट है इस केस में करंट हमारी मैक्सिमम बनती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या हम बोलते हैं? रेजोनेंस। सो ये चीज़ें आप लिखोगे। क्लियर। इसको आप नोट डाउन करोगे। अच्छा, अब नीचे में आपको इक्वेशन से समझाऊंगा कि रेजोनेंस होती है बेसिकली। देखिए, जड़ जो हमारे पास था, जड़ हमारे पास था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर। एक्स एल माइनस, या फिर दोनों में से आप किसी एक को लीजिए, आपकी मर्जी, एक्स सी माइनस एक्स एल को लीजिए। मेरी मर्जी है, यहाँ पे मैंने लिया एक्स एल माइनस एक्स सी। अच्छा, अब आप लिखोगे फॉर आई मैक्स। क्लियर। यानी कि आई मैक्स मतलब जो हमारा करंट है वो अगर मैक्सिमम आ जाए, अगर हमारा करंट मैक्सिमम आ जाए, सो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? अगर हमारा करंट आई मैक्स आता है, सो जड़ जो होगा हमारा वो मिनिमम आएगा। क्लियर। फॉर आई मैक्स कामा जड़ मिनिमम कामा आप लिखोगे जो हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर है
वो किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। यानी कि जड़ वाली इक्वेशन में ये जो टर्म आपको दिख रही है ये ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए। ये टर्म एक्स एल और एक्स सी नहीं, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। अगर ये ज़ीरो के बराबर है आई कैन राइट जो एक्स एल माइनस एक्स सी है स्क्वायर हटाइए, ये किसके बराबर बनेगा, ज़ीरो। और एक्स एल एक्स सी को इधर ले जाइए, एक्स एल विल बी इक्वल टू एक्स सी। सो दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आप इसको लिखोगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसके, बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को जहाँ पे हमारा जो एल सी आर सर्किट होता है, वो जो हमारा सीरीज एल सी आर सर्किट होता है वो रेजोनेंस को शो करता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए एक्स एल किसके बराबर, ओमेगा एल के बराबर। क्लियर, अच्छा एक्स सी किसके बराबर, 1/ओमेगा सी के बराबर। क्लियर, 1/ओमेगा सी। ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा को इधर ले जाइए दोनों एक साइड में, ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल को नीचे लाइए, ये बनेगा 1/एल सी। कुछ नहीं मैंने किया, इस ओमेगा को इधर लिया एंड एल को नीचे लिया। क्लियर, इस ओमेगा को इधर लिया एंड एल को नीचे लिया। नाउ ओमेगा स्क्वायर इज 1/√एल सी। अगर आप ओमेगा निकालोगे, ओमेगा किसके बराबर बनेगा, स्क्वायर उधर, ये बनेगा रूट, सो ये बनेगा 1/√एल सी। क्लियर, ये बनेगा 1/√एल सी। एंड ये इक्वेशन भी काफ़ी बार नीट में पूछी जा चुकी है, नीट में, आपके जेके सीईटी में, आपके जेके बोर्ड्स में। एंड ये इक्वेशन भी आपके जेके बोर्ड्स नीट में पूछी जा चुकी है, एंड ये इक्वेशन भी आपके जेके बोर्ड्स में पूछी जा चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अभी खत्म नहीं हुआ, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एल सी एंड वी नो दैट जो ओमेगा होता है इट इज़ 2πf या फिर 2π न्यू, आपकी मर्जी। फ्रीक्वेंसी को आप एफ से डिनोट करिए या फिर न्यू से, आपकी मर्जी। 2π न्यू इज इक्वल टू, किसी बुक में एफ लिखा होगा, किसी बुक में न्यू, इज इक्वल टू 1/√एल सी। सो न्यू को निकालिए, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, न्यू किसके बराबर निकलेगा, 2π नीचे आएगा, डिवाइड में जाएगा, ये बनेगा 1/2π√एल सी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू 1/2π√एल सी एंड इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, ऐसे लिखोगे आप, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड नोट लगाओगे आप, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट, नोट लगाइए। नोट क्या लगाओगे आप, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी आर सर्किट, ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट, ऑफ सीरीज एल सी आर। हमारे पास एल भी है, सी भी है, आर भी है। अब एल सी आर सर्किट डिपेंड्स ऑन, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन, देखिए इक्वेशन में न्यू किसके बराबर, 1/2π√एल सी, डिपेंड्स ओनली ऑन एल एंड सी। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, आर पे डिपेंड नहीं है, खाली इंडक्टर एंड कैपेसिटर पे डिपेंड है कौन, फ्रीक्वेंसी हमारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, हाईलाइट करेंगे आप इसको। डिपेंड्स ओनली ऑन एल एंड सी। एल मतलब इंडक्टर, डिपेंड्स ओनली ऑन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यानी कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सीरीज एल सी आर सर्किट में, क्योंकि हमारे पास एल भी है, सी भी है, आर भी है सीरीज में, बट किस पे डिपेंडेंट है, एल और सी पे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको आप ध्यान में रखोगे। क्लियर, सो ये हमारे पास होती है रेजोनेंस। क्लियर, अच्छा रेजोनेंस होती क्या है बेसिकली, जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्सड होती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए फीचर्स ऑफ रेजोनेंट एल सी आर सर्किट, देखिए इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट, ये भी आप लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट, इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रेडियोस होते हैं, टेलीविज़न रिसीवर्स होते हैं, उनकी ट्यूनिंग के लिए कोई पर्टिकुलर स्टेशन, फॉर एग्जांपल आपको देखना है सोनी मैक्स, आपको देखना है सोनी मैक्स, आपको देखना है आज तक। क्लियर, आपको देखना है आज तक, आपको देखना है पोगो जो होता है ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। आज तक किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलता है, सोनी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलता है। क्लियर, अच्छा सिमिलरली रेडियो में
आपको निकालना है 92.7 FM, ये इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है 92.7 पे। अच्छा, सिमिलरली जो हमारा रेड FM है 93.5, वो इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। सो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस बेसिकली, जहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्सड होती है। क्लियर, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फिक्सड होती है, या फिर एक ही फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल होती है यहाँ पे, यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट है वो उसको एक्सेप्ट करता है, एंड इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट भी। नाउ एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट, आई मैक्स, इम्पिडेंस इज मिनिमम, जड़ मिनिमम। सो ये भी आप याद रखोगे, आई जो हमारा होता है दैट इज मैक्स, जड़ जो हमारा होता है इट इज़ मिनिमम। आल्सो एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑलरेडी मैंने आपको लिखा है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। चौथा, एट रेजोनेंस इम्पिडेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये जो जड़ हमारा निकला वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा आर के बराबर। क्लियर, वो निकलेगा आर के बराबर। कैसे निकलेगा यहाँ पे आपको समझाऊंगा। हमारे पास जो जड़ था वो था किसके बराबर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। जब हमारे पास एक्स एल है इक्वल टू एक्स सी, जब आप उसको यहाँ पे पुट करोगे ये टर्म ज़ीरो बनेगी। सो जड़ जो हमारा है ये बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर और ये कैंसल, जड़ जो हमारा है वो किसके बराबर निकलेगा, आर के बराबर। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस, आर क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस। देयरफॉर जो एलसीआर सर्किट होता है ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। Thus LCR circuit behaves like a purely resistance circuit, जो LCR circuit होता है ये behave करता है like pure resistance circuit। Clear, like pure resistance circuit। And similarly जो यहाँ पे आप tan phi निकालोगे, अगर आप एंगल देखोगे इस कंडीशन में, अगर ये प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है, therefore यहाँ पे होना क्या चाहिए, जो I एंड V वो सेम फेज में होने चाहिए, therefore phi 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैथमेटिकली भी देखिए tan phi किसके बराबर हमारा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। एक्स एल इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी एट रेजोनेंस। सो होगा क्या, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, सो टेन फाई किसके बराबर निकलेगा, जीरो। क्योंकि अगर आप लिखोगे एक्स एल की जगह एक्स सी या फिर एक्स सी की जगह एक्स एल, ऊपर वाली टर्म जीरो आएगी। सो टेन फाई विल कम आउट टू जीरो। अगर टेन फाई जीरो, देयरफॉर फाई इज जीरो। ये आप इसका प्रूफ दोगे अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या फिर बोलिएगा कैसे प्योर रेजिस्टेंस है। देयरफॉर अगर फाई जीरो, अगर एंगल कुछ भी नहीं बन रहा है, देयरफॉर एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, यानी कि एक ही फेज में। ये है वी आर, ये हमारा आई, यानी कि एक ही फेज में दोनों है। क्लियर। सो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, आपने एक एक टॉपिक को नोट डाउन किया होगा। डेरिवेशंस थोड़ी बहुत इसमें लंबी थी, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, आई सैल्यूट योर पेशेंस एंड डेडिकेशन। सो इन चीज़ों को नोट डाउन करिए, आपके फुल मार्क्स बनेंगे। क्लियर। एंड न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको मिलेगा पावर मिलेगा, आपको मिलेगा एसी जनरेटर एंड आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा। क्लियर। इसी के साथ ही फिर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होगा। देन हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। थैंक यू ऑल।